समझो, कैंसर हम बता चुके थे ऑलरेडी। कैंसर में आप लोगों को तीन चीज, कुछ कुछ जो कंफ्यूजन हो रहा होगा वो भी अभी नहीं होगा। देखो कैंसर में आप लोग को हम ये बताया कि कैंसर उसे हम कहते हैं जब नॉर्मल सेल्स अपना नॉर्मल ग्रोथ करने का जो क्षमता है उसको खो दे और कॉन्टेक्ट इनिबिशन की जो प्रॉपर्टी है उसको खो दे और दूसरे सेल्स में भी घुस जाए, वो क्या कर देता है, कैंसर क्रिएट कर देता है। तो कैंसर मतलब क्या है, कैंसर मतलब इज नथिंग बट अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, ठीक है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ अ सेल या अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, इसी को बोल देते हैं। तो नॉर्मल सेल्स में कंट्रोल ग्रोथ होता है, शोज कॉन्टेक्ट इनिबिशन बताए थे कि अपने आसपास वाले से क्या करेगा, डरेगा, बचेगा और उसके बाद उसको क्या बोलेगा कि रुको हमको अभी वो करना है, ठीक है, तो वो लोग रुक जाएंगे। पर कैंसरस सेल्स में क्या होता है, कॉन्टेक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी हो जाती है। देखो तीन तरीके से सेल्स कैंसर हो सकता है और कैंसर जब किसी को होता है तो समझो वो तीनों तरीका हो गया, तीनों हो गया। वो क्या क्या तीनों तरीका है, पहला समझते चलो। पहला तो कॉन्टेक्ट इनिबिशन था, पहला कॉन्टेक्ट इनिबिशन है। सेकंड है टेलोमर। टेलोमर के बारे में बताया था आप लोगों को कि जो हमारे बॉडी में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके लास्ट में एक कैप लगा रहता है, उस कैप को हम लोग क्या बोल देते हैं, उस कैप को हम लोग बोलते हैं टेलोमर, टेलोमर बोलते हैं। और हमारे बॉडी में एक एंजाइम रहता है जिसका नाम है टेलोमरेज एंजाइम। हमारे बॉडी में एक एंजाइम रहता है जिसका नाम क्या है, टेलोमरेज एंजाइम। और ये टेलोमरेज एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में रहता है हमारे बॉडी में, क्या रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में। और जब जब सेल डिवीजन होगा, जब भी हमारे बॉडी में सेल डिवीजन होगा, कहीं चोट लग गया, ये भी हो गया, सेल डिवीजन कौन करता है, सेल डिवीजन डीएनए करता है हमारा। हम देखे थे मैक्रोफेज में उसके डीएनए में रेप्लिकेशन हो रहा था, तब जाकर के एड्स हो रहा था। तो सेल डिवीजन हमारा डीएनए करता है। अब समझते चलो, सेल डिवीजन, डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करेगा तो सेल डिवीजन हो रहा है, समझते चलिए। सेल डिवीजन करेगा डीएनए, जैसे जैसे सेल डिवीजन होगा ना तो ये जो टेलोमर है इसका साइज छोटा होते चलेगा। कैसा होते रहेगा, छोटा होते चलेगा, छोटा होते जाएगा और छोटा होते चलेगा। और ये जो टेलोमरेज एंजाइम जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, क्या रहेगा, वो छोटा रहेगा और इनएक्टिव फॉर्म में ये रहेगा। बट होता क्या है, 50 सेल डिवीजन के बाद ये बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, अब ये किसी काम का नहीं है। मतलब अब यहां पे क्या हो गया, जैसे ही इसका ये हुआ, क्या बोलते हैं, 50 सेल के बाद 50 सेल डिवीजन हुआ और जब ये कैप जो हो गया सबसे छोटा हो गया, कैप हो गया वो सबसे छोटा हो गया, अब उसके बाद इसका सेल डिवीजन नहीं होगा। सेल डिवीजन नहीं होगा मतलब सेल खत्म हो गया, सेल मर चुका है, अब उसका सेल डिवीजन नहीं होगा। अब ये जो सेल मरा, इसी प्रोसेस का नाम है अपोप्टोसिस। समझ आ गया, जो सेल ग्रो करने वाले थे 50 सेल के बाद क्या होते, 50 डिवीजन के बाद वो जो आते हैं ग्रो नहीं करेंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो बहुत छोटा हो जाएगा। अब जो सेल, जैसे मान के चलो हम लोग जी रहे हैं, कभी ना कभी तो जाएंगे ही, एक सत्य है जीवन का, क्या नहीं, अरे यार डेथ इज द ओनली ट्रुथ। जो मौत है वो एक मात्र सच्चाई है। मैं ये बन जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगी, कोई सच्चाई नहीं। बट लास्ट में एक सच्चाई जो है वो क्या है, मरना है। दैट इज तो सिंपल सा जितने भी सेल्स होंगे ये लोग का भी डेथ होगा। सेल्स अगर डेथ सच्चाई नहीं होगी तो अमर हो जाएंगे। ये जो डेथ है ना, ये जो डेथ है, जब सेल्स का डेथ हो जाता है अब उसके बाद वो नहीं भर पाएंगे, उसी को बोल देते हैं प्रोग्राम सेल का डेथ हो गया। और इसी प्रोसेस को बोल देंगे अपोप्टोसिस। तो जब सेल का डेथ हो गया उसको क्या बोल देंगे, अपोप्टोसिस। यहां तक क्लियर है। अब अगर किसी भी कारण से, ये टेलोमर एंजाइम है इसीलिए वहां सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, टेलोमरेज जो एंजाइम है, टेलोमरेज एंजाइम है, ये इनएक्टिव है, इसलिए यहां पे सेल का डिवीजन नहीं होगा। लेकिन किसी भी कारण से टेलोमरेज एंजाइम क्या हो गए, एक्टिव हो गए। अब क्या होगा ना, ये टेलोमर छोटा नहीं होगा, पहला चीज, और दूसरा सेल डिवीजन रुकेगा नहीं। और सेल डिवीजन क्या होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा। अब जब सेल डिवीजन होते रहेगा तो सेल डिवीजन, एक सेल था डिवीजन हुआ, दो बन गए, दो का डिवीजन हो गया, चार बन गए, इसी तरह बनते रहते हैं, सेल बनते रहते हैं, सेल डिवीजन होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। अब इसको कोई रोकने वाला नहीं है। जब अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बॉडी को, कैंसर। तो पहला प्रॉपर्टी क्या था, कांटेक्ट इनहिबिशन। कांटेक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी लूज करेगा तो कैंसर। टेलोमर एंजाइम अगर एक्टिव हो गया तो सेल डिवीजन रुकेगा नहीं, जब सेल डिवीजन नहीं रुकेगा तो अपोप्टोसिस होगा नहीं, अब जब अपोप्टोसिस नहीं होगा तो सेल डिवीजन कंटिन्यू होते रहेगा, तो कैंसर। थर्ड,
थर्ड थर्ड एक और है यहाँ पे। थर्ड क्या है, एक और प्रोटो ऑन्कोजीन्स, यहीं पे होगा, कहाँ गया जी, बस आ गया, प्रोटो ऑन्कोजीन्स है क्या यहाँ पे, एक और हो गया। हाँ समझो, हमारे बॉडी में कुछ जीन्स होते हैं, डीएनए में जीन्स होते हैं, हमारे कुछ जीन्स होते हैं, उसका नाम है क्या, प्रोटो ऑन्कोजीन्स। हमारे नॉर्मल हेल्दी सेल्स में क्या रहते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ये चालू है, ठीक है और इसको देखते रहना बस, है ना। प्रोटो ऑन्कोजीन्स हमारे नॉर्मल सेल्स में रहते हैं, हमारे बॉडी में रहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में कंट्रोल सेल डिवीजन में मदद करते हैं। 5 कटा 5 आया, बराबर हो गए, कहीं कटा उतना ही वापस आ गया, बराबर हो गए। ये कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन सा जीन्स, प्रोटो ऑन्कोजीन्स कर रहा है कंट्रोल। ये हेल्दी सेल में होते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स, दे रिमेन, ये डीएक्टिवेटेड, और ये डीएक्टिवेट फॉर्म में रहेंगे, एक्टिवेट नहीं रहेंगे। एक्टिवेट प्रोटो ऑन्कोजीन्स हमारे बॉडी में नहीं रहेगा। और ये क्या करते हैं, जब एक्टिवेट नहीं रहते तो कंट्रोल करते हैं, क्या करने में, नॉर्मल सेल डिवीजन में, कंट्रोल सेल डिवीजन में। जैसे ही सुट्टा मारा, सुट्टा फूका, प्लास्टिक वाला पानी पिया, और दिन भर धूप के नीचे काम कर रहा है, यूवी रेज आया, ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो होंगे म्यूटेट हो जाएंगे। म्यूटेट कहने का मतलब क्या, अरे नहीं रुको, म्यूटेट कहने का मतलब होता है सडन चेंज आना। सडन चेंज कहने का मतलब, म्यूटेशन मतलब होता है सडन चेंज, समझते रहो। जैसे लिखना था एम 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 एम, ऐसे लिखते जा रहा हूं, ठीक है। हर जगह कुछ ना कुछ एरर है, बट मान के चलो पूरा का पूरा सब सही है, एक ही जैसा है, मान के चलो एम एम एम, सडन चेंज आया। ये जो सडन चेंज आया ना, दैट इज नोन एज म्यूटेशन। अब जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स था, एक्टिवेटेड फॉर्म में रहता था, वो जीन्स जैसे ही सुट्टा फूके, अल्ट्रावायलेट रेज गया, प्लास्टिक बोतल का पानी पिए, बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगे, प्रोटो ऑन्कोजीन्स हो गया एक्टिव। जैसे एक्टिव हो गया तो म्यूटेशन हो गया, वो तो इनएक्टिव रहता था, म्यूटेशन हो गया उसमें, मतलब सडन चेंज आ गया, एक्टिव हो गया। जैसे एक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव था तो कंट्रोल करता था सेल डिवीजन को, एक्टिव हो गया तो अब कंट्रोल जैसे अब कंट्रोल नहीं करेगा, तो भैया कंट्रोल जब नहीं करेगा तो ये तो आवारा कुत्तों के जैसा घूमेगा, कहीं भी घुस जाएगा, किसी को ही भौंकेगा। वही चीज ये करता है। व्हेन प्रोटो ऑन्कोजीन्स बिकम एक्टिवेटेड या म्यूटेटेड, सडन चेंज आ गया, उन्हीं को बोल दिया गया ऑन्कोजीन्स। तो जैसे एक्टिव हुए प्रोटो ऑन्कोजीन्स किसमें बदल गए, ऑन्कोजीन्स में, और ऑन्कोजीन्स क्या कर देता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। समझ में आ गया। तो 3 तरीके के पता चले। अब जिसको कैंसर होता है ना, किसी किसी को एक से भी हो जाता है, एक होता है तो बहुत ज्यादा नॉर्मल नहीं, मतलब कंटेंट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी खत्म हुई, वापस कुछ कुछ करेंगे आ जाएगा। तीनों हो गया, मतलब किसी को कैंसर हो गया तो समझो तीनों ही प्रॉपर्टी वो चल रहा है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स पहला, दूसरा कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, और तीसरा टेलोमर एंजाइम का एक्टिव होना। जैसे ही होगा, ओ हीरो किधर, किसके ख्यालों में खोया हुआ है, हाँ इधर। अब देखो ये पता चल गया, तो 3 कारण पता चल गया कैंसर क्यों होता है। अब टेंशन नहीं, अब कुछ समझना नहीं है, अब पैसिव रीडिंग है, बैठे रहो मस्त से, बस अब सुनते चलो, ये सब था समझने वाला। अब क्या हुआ, कैंसर पता चले क्या होता है, नॉर्मल सेल, कैंसर सेल, उसके बाद टेलोमर एंजाइम, इसे पता, अपोप्टोसिस बता दिया, प्रोग्राम सेल का डेथ, अपोप्टोसिस मतलब वो जन्म नहीं लेगा, लेकिन क्या होगा कैंसर सेल में टेलोमर एंजाइम एक्टिव हो जाएगा तो अपोप्टोसिस नहीं होगा, अपोप्टोसिस नहीं होगा तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। समझ आ गया। आखिरी में ले देखो आपको ये पता चल रहा होगा, कैंसर मतलब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, यही है। आगे देखो, आगे देखो। अब कॉजेस ऑफ कैंसर, कॉज ऑफ कैंसर होता किससे किससे है, होता किससे किससे है, जो भी कैंसर करा दे रहा है, अल्ट्रावायलेट रेज हो, सुक्ता हो या कुछ और हो, जो भी कैंसर आपको करा के देगा उसको हम लोग बोलेंगे कार्सिनोजेंस।
तो कैंसर कौन कॉज करता है? कार्सिनोजेंस। तो क्या अल्ट्रावायलेट रेस कार्सिनोजेन कहलाएगा? कहलाएगा? प्लास्टिक बॉटल कहलाएगा? बहुत ज्यादा स्ट्रेस कहलाएगा? स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस से भी होता है कैंसर आजकल। एकदम रिपीटेटिव स्ट्रेस इज नोन एज कैंसर बोला जाता है, इसलिए स्ट्रेस ज्यादा मत लो। मैं कैंसर स्पेशलिस्ट इंडिया का जो सबसे बड़ा कैंसर स्पेशलिस्ट है, उसका एक पॉडकास्ट देख रहा था, इसमें शुभांकर मिश्रा, अरे नहीं आएगा नंबर, नहीं आएगा, इतना लोड तुम लोग आप लोग क्यों लेते हो, नहीं आएगा। अरे हम 12th पास किए थे, 4 ट्यूशन करते थे, मेरे घर वाला आसपास सब देखता था, अरे जा रहा है बेटा 4 ट्यूशन कर रहा है। 33 नंबर आया था मैथ्स में, अफसोस भी चौड़ में सबको बताए थे। कितना है? 33 आया, जो करना है कर लो। मेरा जिंदगी हम तय करेंगे हमको क्या करना है, समझ में आया? तुम्हारे किसी के बोलने से कहने से थोड़ी मेरा तय हो जाएगा। 33 नंबर कैमरा ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं, और ये जाता है, जब वीडियो जाता है ना, इंग्लिश वाले ही बताते हैं, तो वो जाता है यूट्यूब पे, काट नहीं देते हैं कि 33 नंबर लाया था खुलेआम। लेकिन बायो में अच्छा था, इंग्लिश में अच्छा था, केमिस्ट्री में अच्छा था, फिजिक्स में अच्छा था, नहीं था अच्छा मैथ्स, चेंज कर दिया। आप लोगों ने पैटर्न में पूछा ही नहीं, हम पैटर्न से पढ़ के गए। 4 साल में पैटर्न चेंज करता था, दूसरे साल में आपने कर दिया पैटर्न चेंज। अब दूसरे साल में आपने जो पैटर्न चेंज किया वो 4 साल में होता था, दूसरे साल में ही कर दिया। वो इसलिए क्योंकि 10 दिन पहले पेपर लीक हो चुका था। तो आप अपनी कमी को करने के लिए जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, 1 घंटा तक 6 नंबर को एक क्वेश्चन सॉल्व किए। सोचो कितना बड़ा पेपर था। मैट्रिक्स वगैरह पढ़ते हो क्यों है मैथ्स वाले को यहाँ पे? हाँ, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स वगैरह तो कभी जब सॉल्व करोगे ना, तो उसमें होता है कि हाँ 6 नंबर का पूछता है, लेकिन बहुत टाइम लगता है सॉल्व करने में, हो तो जाता है। अब मान चलो दे दिया हम लोग को पूछने, अब 1 घंटा तक वही बना रहे हैं। अब पता चला बेल बज रहा है, 1 घंटा हो गया। कितना, कौन से क्वेश्चन में? अरे 20 में 19 बचा है, अभी तक 1 ही हुआ है। सोचो क्योंकि आता वही था। फिर लास्ट में एक लड़की थी आगे बैठी हुई थी, तो उसको कुछ बताए थे हम बायो में, बोले मेरा मैथ्स होगा तो मुझे बताना। तो 5 वर्ड बचा हुआ है, तो वो क्या की, बोला बता एक क्वेश्चन बताइए, बता यार आता है? बोलते हाँ आता है, रुक रुक रुक, ऐसे खोल दी, हम देखते पूरा लिख लिए। और जब जिस दिन रिजल्ट निकला तो हमको लगा ना कि भैया इसी वो लड़की जो दिखाई है क्वेश्चन, उसके चक्कर में मेरा बच गया, ना तो इधर लग जाता। और मेरे 9 दोस्त थे, हम लोग कैफे, इंटरनेट कैफे में चेक कर रहे हैं, 9 दोस्त, 9 के 9 फेल, और मेरा पास हुआ 33 नंबर। तो जब जो एंटर करने वाले थे ना कि अपना रोल नंबर डाल दिया, अब एंटर करो, दिखेगा, एंटर की और कोई नंबर ऊपर चेक नहीं, सबसे नीचे पास फेल, देखते पास लिखा। कोई नंबर बाद में चेक होगा, पहले ही देखो पास या फेल है, क्योंकि 9 लोग फेल हो गए, आप में सब फेल हो रहे हैं, एक बचा हुआ है बस, उसका कापे है। तो ही होता, तो इतना लोड नहीं लेना स्ट्रेस का, नॉर्मल रहो, चिल रहो। बहुत स्ट्रेस है, जैसे हम यहाँ पे खोले तो हमको लगा जैसे मेरा दिल्ली में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स आता था, अब यहाँ खोले 2 महीना हो गया तो ज्यादा बच्चे नहीं आ रहे, तो स्ट्रेस में थोड़ी रहेंगे, नहीं होगा ऑनलाइन डालेंगे, ऑनलाइन में आएगा व्यूज, ठीक है। तो उसका लोड नहीं लेना है आप लोग को, बहुत अभी लोड मिलेगा 11th 12th में, ठीक है। नंबर कम आए, हम देखे 95 वाले भी बैठे हैं, और 33 वाले ना मस्त कारनामा कर रहे हैं, मस्त रेस्टोरेंट खोला है, उसमें खाना वाना वो कर रहा है, ठीक है, और 95 वाले को रखा है वहां पे ऐसा कैशियर लेना। ठीक है, तो उतना लोड नहीं लेना अभी। बहुत बहुत ज्यादा कैंसर, पता है क्या हो गया, इतना गंदा बीमारी हो गया ना कैंसर की, आप लोग ये देखोगे कि ये ना बुखार उखार जैसा हो गया, हर दूसरे तीसरा आदमी को हो रहा है, कॉमन चीज हो गया, ठीक है। तो कैंसर मतलब मैंने बताया था। उसके बाद कैंसर 2 टाइप के बताए थे, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर और एक बेनाइन ट्यूमर। तो जो बेनाइन होता है ना, जैसे ट्यूमर मतलब एक ही जगह मेरा कैंसर सेल था, एक ही जगह बड़ा हुआ और एक ही जगह ग्रोथ होते रह गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, वो एक ही जगह पे है, तब तक वो बेनाइन है। लेकिन उसमें एक प्रोसेस आ जाता है, मेटास्टेसिस, क्या बोल देते हैं उसको, मेटास्टेसिस। ये मेटास्टेसिस में क्या होगा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो बेनाइन ट्यूमर है वो पूरे बॉडी में फैल जाएगा। तो मेटास्टेसिस में क्या होता है, जो ट्यूमर होता है वो पूरे बॉडी में फैल जाता है, और जब पूरे बॉडी में फैल गया तो वो ट्यूमर ना रहा, वो कैंसर बन गया, और उसी को हम लोग बोल देते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो मैलिग्नेंट मतलब होता है विस्तार से पूरे बॉडी में जो फैल गया है, और जो इसमें है एक जगह है उसको बेनाइन ट्यूमर। समझ आए, एक ही जगह रह गया तो ट्यूमर, पूरे बॉडी में फैल गया कैंसर। तो जो एक जगह था उसको बेनाइन ट्यूमर, पूरे बॉडी में जो फैला वो कैंसर, और कौन सा ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्लियर हो गया।
किससे किससे होता है? एक्सरेज, गामा रेज, जैसे ऐसे एक्सरेज मार रहा है ना, हम लोग तो कभी कभी चेक कराते हैं। सोचो वो एक्सरे इतना हार्ड होता है, इतना वो खतरनाक होता है कि आपके हड्डी तक के अंदर का फोटो ले लेता है कि कहां पे टूटा है, कहां पे जुड़ा है। हड्डी टूटता उठता फ्रैक्चर होता है तो क्या होता है? हम भी एक दिन क्रिकेट खेल रहे थे तो मारे आगे यॉर्कर बॉल, मारने गए हेलीकॉप्टर, जूता पहने नहीं थे, सोचे थे ना कि खाली पड़ रहेगा, मारे अपना अंगूठा ही तोड़ दिए अपने ही बैट से मार करके। तो मेरा वो हो गया, लेकिन ज्यादा नहीं था, फ्रैक्चर हुआ था हल्का, हेयर लाइन फ्रैक्चर, मतलब हेयर लाइन कहने का मतलब बहुत छोटा सा, फिर नॉर्मल हो गया, अपने आप सही हो गया। ठीक है, तो एक्सरे से भी होता है, गामा रेस से भी होता है। किससे होता है? एक्सरे से और गामा रेस। यहाँ पे श्वेता, बाद में घर में वो। और देखो कहां कहां पे एक्सपोजर इसका मिल सकता है? कहीं मेडिकल एक्सरे कोई कर रहा है, वहां पे जो काम कर रहा है उसको बार बार एक्सरे का मिल सकता है। सीटी स्कैन जो करवाते हैं हम, उसमें भी रेस बहुत सारे जाते हैं, उससे भी हो सकता है। बट हम तो बहुत थोड़े से के लिए जाते हैं ना, थोड़े से देखा देखा चल जाओ। अब दिन भर उसी को लगा करके रखे रहे, बैठे रहे सीटी स्कैन में, एसी में मजा आ रहा है, तब तो होगा ही। क्या होगा? टेलोमरिज्म एक्टिव हो सकता है, प्रोटोऑन्कोजीन्स एक्टिव हो सकता है, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी खत्म हो सकती है। तो जब तीनों चीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? रेडियोथेरेपी, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, न्यूक्लियर एक्सीडेंट, कहीं न्यूक्लियर वेपन, वो रशिया में क्या बोलते हैं, जापान में अमेरिका ने छोड़ दिया तो हो गया, वहां पे लोगों को बीच में बड़ा बड़ा उस दिन दिखाए थे आप लोगों को कितना होता है जादूगोड़ा में। ठीक है, ये क्या कर देता है? डीएनए डैमेज। क्यों बोलते हैं ना न्यूक्लियर वेपन इतना रेडिएशन खराब क्यों होता है? डीएनए डैमेज कर देगा। डीएनए में ही कौन सा जीन बैठा हुआ है? प्रोटोऑन्कोजीन। डीएनए डैमेज किया तो प्रोटोऑन्कोजीन, मैं बोलूंगा आपको बॉडी डैमेज करूंगा लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। ऐसा हो सकता है क्या? अरे डीएनए डैमेज करेगा तो जीन को तो होगा ही होगा। जीन प्रोटोऑन्कोजीन एक्टिव में लीड टू कैंसर। नॉन आइजिंग रेडिएशन जैसे अल्ट्रावायलेट रेस सन से जो आता है कैन कॉज स्किन कैंसर आ सकता है। आगे केमिकल एजेंट्स में क्या हो जाएंगे? सर्टेन रिस्क ऑफ, जैसे सिगरेट स्मोक क्या हो जाता है? लंग्स कैंसर, क्योंकि सिगरेट जो पीता है वो निकोटिन ले रहा है। आगे ड्रग्स भी पढ़ाना है, निकोटिन ले रहा है, लेकिन जो छोड़ता है वो छोड़ता है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो हमारे लंग्स में जाता है, चिपक जाता है। लंग्स में क्या होते हैं? मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर क्या करेगा? चिपक जाएगा। जैसे मान के चलो एक गीला कपड़ा लो, गीला कपड़ा लो, उसे मॉइस्चर है, उसे पानी निचोड़ दो फिर भी गीला ही है, और लाओ और यहां पे क्या करो, जमीन में उसको ढक दो, उसके बाद उठाओ, धूल चिपकेगा क्योंकि मॉइस्चर था कपड़े में। हमारे लंग्स में भी क्या, सांस ले रहे हैं, चिपक रहा है। इससे पता चल गया दिल्ली का एक लंग्स वो निकाला गया, और एक पहाड़ों में, उत्तराखंड के पहाड़ों में रह रहा एक आदमी का लंग्स निकाला गया। उत्तराखंड के पहाड़ों में रह रहा जो आदमी है उसका लंग्स पूरा पिंक, दिल्ली वाले का पूरा काला, क्योंकि सब चिपक गया। इसलिए भगवान को पता था ये लोग बहुत बेकार आदमी लोग हैं, ये लोग कुछ ना कुछ करेगा, इसलिए हमें जितना लंग्स जितना बड़ा चाहिए था उससे 100 गुना कैपेसिटी का ज्यादा दिया। समझे? लेकिन कितना संभालेगा, फिर भी 100 गुना है तो 60-65 में निकल लेता दिल्ली का आदमी। 10 साल तो वैसे खत्म हो गया उसका। भाई कोई बात नहीं करता ये सब। क्या बात करता है? नेता लोग क्या बात करता है? ये सब का कोई बात करते तो पॉल्यूशन का बात कर रहा है, ये वो कि लोगों का वो हो रहा है, बच्चा मर जा रहा है, बच्चा सांस ही नहीं ले पा रहा है। कभी रहना, कभी रात को उठ के ऐसे खांस रही है ना, वैसे ही खांसोगे, छींक रही है वैसे छींकोगे, और ऐसे ऐसे करोगे, क्योंकि सिर्फ धुआं ही जा रहा है अंदर। समझे? ट्रैक्टर होता है ना, ट्रक होता है, उसका जहां से धुआं निकलता है, मैं आपको वहां पे 1 घंटा बोलूँ ऐसे खड़े रहो और वो जो धुआं निकल रहा है उसको सूंघते रहो, कैसे लगेगा? वही चीज है। समझे? तो टोबैको और निकोटिन जो है वो ओरल कैंसर, माउथ कैंसर, हमारे एक रिलेटिव में थे, बहुत ज्यादा दिन भर उठेगा ऐसे करके करते रहता था पूरा पूरा यहां से एरिया था काटा। कभी मूवी देखने गए हो? हाँ, मूवी में स्टार्टिंग में ही दिखाता है, मैं हूं मुकेश, मुझे तब तंबाकू खाने की आदत ने मेरे वो कर दिया, कैंसर वो कर दिया। समझ में आया? तो मुकेश के साथ हो गया था वैसे ठीक है, तो मुकेश। और रहा बात बायोलॉजिकल एजेंट में कौन कौन करा देता है? हेपेटाइटिस बी लीवर कैंसर करा देगा, हेपेटाइटिस सी लीवर कैंसर करा देगा, ह्यूमन पैपिलोमा सर्वाइकल कैंसर करा देगा, फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, और पूरे दुनिया में टोबैको इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ कैंसर वर्ल्ड वाइड। शत्रुघ्न सिन्हा को जानते हो? सोनाक्षी सिन्हा के पापा शत्रुघ्न सिन्हा, खामोश, सुने हो उसका डायलॉग? वो बने थे हेल्थ मिनिस्टर, कांग्रेस के पार्टी से थे हेल्थ मिनिस्टर। उन्होंने ये बोला, जब बीजेपी नहीं थी 2014 के पहले, उन्होंने ये बोला कि तंबाकू अकेले सालाना 7 लोगों को कैंसर करवाता है।
तंबाकू को बैन कर दो, उनको हटा दिया गया। समझे, उनको हटा दिया गया। अच्छा बेटा, सुधारना चाह रहे हो, उसमें पैकेट में लिखा हुआ है धूम्रपान सेहत के लिए जानलेवा है, टोबैको कॉजेस कैंसर, फिर भी लोग खाए जा रहा है, फूके जा रहा है। अब कितना लिख के दे? हाँ, मुझे लगता है दुकान वालों को एक रखना चाहिए वहां, मुकेश जैसा आदमी, कि देखो लोग इसको देखना ऐसा हो जाए तो आदमी समझे सीखेगा। और ये हीरो हीरोइन बेचते हैं गुटखा, ये लोग को हीरो मानते हैं, हीरो तो अपने आर्मी ऑफिसर है, ये लोग को हीरो मान रहे हैं। और गुटखा, ये लोग किसी से कमी है? किसी से कमी है क्या? अरे 200 करोड़ का घर बनाते हैं, अगर 3 करोड़ का 4 करोड़ का आप ऐड नहीं करोगे तो आपको देखने वाले कितने ऐसे लोग हैं जिसको आप इंस्पायर करते हो? हाँ, अब आए मान लीजिए कोई लड़का है, मुझे बहुत बड़ा आइडल मांग रहा है, सर हम आपके ऐसा बनना चाहते हैं, मतलब बोलते हैं अब मैं आऊं, निकाला और फंसा करके यहाँ पे वो कर दिया। बिहार का चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है असेंबली में, सम्राट चौधरी, और असेंबली में बैठ करके इधर उधर देखता है, ऐसे करे करता है, ऐसे करके अंदर डालता है। देखना जा करके, उस लोग से क्या सीखोगे आप? हाँ, कुछ नहीं। समझे? तो देखो ये सब से एजेंट्स है। कार्सिनोजेंस किसे कहेंगे? जो कैंसर को करवाएंगे। वो क्या कर देते हैं? डीएनए को चेंज कर देते हैं। जैसे डीएनए चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोटोन ऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन में बदल जाएगा, ऑन्कोजीन से बदल गया अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन चालू। ठीक है, प्रोटोन ऑन्कोजीन बता दिए, इसे बता दिए, बेनाइन ट्यूमर बता दिया, एक ही जगह रहता है, धीरे ग्रोथ करता है, कम डेंजरस है क्योंकि एक ही जगह है, तो एक ही जगह से उड़ा दे, कहीं चोट लगा है एक ही जगह से सही कर ले। ठीक है, पूरे बॉडी में फैल गया, कहां कहां मारोगे? कहीं मारोगे ही नहीं। इजी टू रिमूव बाय सर्जरी, डज नॉट स्प्रेड, फैलता नहीं है। आगे देखो, हाँ फाइनली उस ये दोनों पेज से आगे आ गए। अब कैंसर को डिटेक्शन कैसे किया जाता है? कैंसर का डिटेक्शन होता है बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी के। बायोप्सी क्या होता है? मान के चलो आपको कहीं पे कैंसर हुआ, कहीं पे किसी भी तरह का गठान हुआ या फिर कहीं भी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हुआ। बायोप्सी में क्या करेगा? कुछ चाकू जैसा लेगा, उसको करेगा, निकालेगा, काटा, निकाला, गया, माइक्रोस्कोप से चेक करेगा, और माइक्रोस्कोप से चेक करेगा कि ये कैंसर सेल है या नहीं। देखो, कैंसर सेल बहुत ज्यादा बन रहे हैं, आप बहुत ज्यादा रोटी बनाओ या बहुत ज्यादा लोगों के खाना बनाओ, 4 लोगों के लिए बनाओ, ज्यादा टेस्टी बनेगा कि बहुत लोगों के लिए बनेगा टेस्टी बनेगा? 4 वाला कम लोगों में ज्यादा टेस्टी बनेगा, और 100 लोगों के लिए बनाना है तो पानी डालने इसको दे, ज्यादा लोगों को पुराना। उसी तरह जो कैंसरस सेल्स होते हैं ना, इनके न्यूक्लियस ढंग से डेवलप नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि अनकंट्रोल्ड है, इमेच्योर सेल्स होते हैं। कैंसरस सेल्स इमेच्योर होते हैं, इमेच्योर होते हैं इसलिए जल्दी जल्दी डिवीजन करते हैं, है ना, जल्दी डिवीजन बंद करते हैं, तो मतलब जल्दी टाइम में बहुत ज्यादा करके दे देते हैं। तो जब बायोप्सी में जाएगा, माइक्रोस्कोप से देखेगा, अच्छा कि कैंसर सेल है, पता कैसे चलेगा? देखेगा इमेच्योर्ड है, सेल्स में जितने भी चीज होने चाहिए हमारे वो नहीं है, इमेच्योर्ड है, तो क्या होगा? देख लेगा, मतलब इसमें बॉडी में आ चुका है। तो बायोप्सी मतलब रिमूवल ऑफ टिश्यू सैंपल। बायोप्सी में जो टिश्यू रहेंगे उसको काट करके निकालेगा। और हिस्टोपैथोलॉजिकल में क्या होता है? माइक्रोस्कोप से उस टिश्यू का पढ़ाई करेगा। तो बायोप्सी मतलब काटना, और हिस्टोपैथोलॉजिकल मतलब पढ़ाई करना कि उस टिश्यू में एक्चुअली में है क्या। समझ में आ गया? तो पहला कैंसर डिटेक्शन किससे होता है? बायोप्सी से होता है। सेकंड किससे होता है? ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। ब्लड टेस्ट लेगा, बोन मैरो टेस्ट लेगा, ब्लड एंड बोन मैरो एग्जामिन फॉर अबनॉर्मल। अब देखो, कैंसर अगर फैला, कैंसर कब होगा? जब पूरा बॉडी में फैलेगा, तो हो सकता है ब्लड में फैल जाए, ब्लड में फैल जाए, बोन मैरो में, हड्डी वगैरह में फैल सकता है। फैलेगा तो वहां से भी तो सेल्स निकालेगा, वहां से भी देखेगा कि अबनॉर्मल है या नॉर्मल है। जैसा निकाला अबनॉर्मल सेल्स, स्पेशली यूजफुल इन ब्लड कैंसर, ल्यूकीमा। जब भी जिसको ब्लड में कैंसर हो गया है ना, वो हो जाता है, उसको बोलते हैं ल्यूकीमा। समझे? ल्यूकीमा बोलते हैं उसको जिसको ब्लड कैंसर होता है। और ब्लड कैंसर में ब्लड का जब एग्जामिन करेगा, देखेगा ये सेल्स है, मतलब ये इमेच्योर सेल्स है, मारो इसको। समझे? आगे रेडियोग्राफी, एक्सरे से करेगा, यूज एक्सरे टू डिटेक्ट। मान के चलो अंदर कहीं ग्रोथ हो रहा है, कहीं अब नॉर्मल सेल्स का ग्रोथ हो रहा है, ट्यूमर जैसा बन रहा है, तो एक्सरे करेगा। एक्सरे क्या करेगा? अच्छा हाँ, इसके छाती के पास दिख रहा है कि एक तो ट्यूमर जैसा बन रहा है, पता चल गया, हो गया। समझे? और ट्यूमर इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर है, तो एक्सरे से भी गया था। एक्सरे कभी देखिए ना आप लोग अपना, हाँ, हाथ पैर का, हाँ बस, क्या, हाँ वो तो आप तो देखे ही होंगे, काम करते हो। ठीक है, समझे? उसके बाद होता है एक एमआरआई, यूजेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स। ये बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड्स को यूज करता है, रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है, डिटेल्ड इमेज निकालते हैं। एमआरआई जो होता है ना, ब्रेन वगैरह के लिए भी होता है,
और बहुत डिटेल्ड इमेज निकालता है। जैसे एक्सरे है ना, उसे उतना कुछ पता नहीं चलता, लेकिन कोई एमआरआई करा लेगा ना, एमआरआई का रेट 7,000 8,000। एक्सरे जाओ 300-350 रुपये में करके दे देगा। एमआरआई महंगा होता है, सिटी स्कैन महंगा होता है, एमआरआई और महंगा होता है। ठीक है, एक्सरे का यूज नहीं करता। और इंटरनल ऑर्गन्स और जो टिश्यूज होते हैं ना, उसको पहचानने में हमें कौन मदद करता है? एमआरआई मदद करता है। तो ये सब हम लोग वो देख रहे हैं कि कैंसर का डिटेक्शन किससे होगा। जैसे पढ़ोगे ये सब मिलेगा, सब आ जाएगा सर। एंटीबॉडीज अगेन कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस। अब कैंसर एक सेल है, तो हमारे बॉडी के लिए वो क्या है? एलियन है, मतलब बाहर का पॉइंट है। हमारा बॉडी का अपना एंटीबॉडीज होता है। वो देखिएगा बाहर से कोई मैटर आया हुआ है तो क्या करेगा? कोरोना में क्या कर रहा था? वायरस में एंटीजन होगा, उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बना रहा था, तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्या बनाएगा? एंटीबॉडीज बनाएगा। उसी तरह एंटीबॉडीज को चेक किया जाता है कि कैंसर जो सेल्स है, इनके एंटीजेंस के खिलाफ हमारा बॉडी एंटीबॉडीज बनाया है या नहीं। समझे? तो उस एंटीबॉडीज को अगर देख लिया जाए कि हाँ बन गया है, तो कैंसर डिटेक्शन हो जाता है। एक्चुअली कैंसर डिटेक्शन ज्यादा बड़ा इशू है। मतलब अगर आपको पता चल गया आपको कैंसर है, तो फिर आप नहीं बचोगे। क्यों? क्योंकि पता ही चलता है, कोई सिम्टम्स नहीं है ना। जब कोई सिम्टम्स नहीं है तो दिक्कत होता है बहुत बाद में। बहुत बाद में, जब ट्यूमर बड़ा हो जाएगा तब सिम्टम्स शो होता है। इनिशियली हाँ स्टेज में। ठीक है, एक होता है ग्रेड और एक होता है स्टेज। ग्रेड मतलब होता है, मान के चलो 3 ग्रेड ले लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड होता है जितना मेरा 2 साल में इस हाथ में कैंसर फैलेगा, फर्स्ट ग्रेड में 2 साल में जितना कैंसर फैलेगा, सेकंड ग्रेड में 1 साल में उतना कैंसर फैलेगा, और थर्ड ग्रेड में क्या होगा? 6 महीने में उतना कैंसर फैल जाएगा। तो ग्रेड बताता है आपका स्पीड ऑफ सेल डिवीजन, कि कितना जल्दी सेल डिवीजन हो रहा है, जिसके वजह से सेल। तो 3 लोगों को मान के चलो कैंसर हुआ, ए बी सी, 3 लोगों को कैंसर हुआ, ए को हुआ, बी को हुआ और सी को हुआ। लेकिन इसको ग्रेड 1 का हुआ, इसको 2 का हुआ और इसको 3 का हुआ। तो हुआ एक टाइम पे है, बट इसको कैसा हुआ है? थर्ड ग्रेड का हुआ है। थर्ड ग्रेड कहने का मतलब जितना इसको 2 साल में फैलेगा, उसका इसको 2 महीने में फैल जाएगा, 6 महीने में फैल जाएगा। समझ आया? तो ग्रेड इज द स्पीड ऑफ सेल डिवीजन, ग्रेड तय करता है। ठीक है, लेकिन स्टेज होता है कितना ज्यादा फैल गया, कितना जगह, कितना, मतलब ये डिसाइड करता है क्वांटिटी ये कौन तय करता है? ग्रेड, कि कितना ज्यादा फैल रहा है। और स्टेज करता है कितना एरिया में फैल गया। तो फर्स्ट में स्टेज में कम एरिया, सेकंड स्टेज में ज्यादा एरिया, थर्ड में पूरा वार्ड एरिया। समझे? क्लियर है? और उसके बाद सिटी स्कैन भी कराया जाता है, मल्टीपल एक्सरेज का यूज किया जाता है, 3D इमेज इसमें निकाला जाता है कहां पे क्या है। ठीक है, और इसमें ट्यूमर को एक्यूरेट से हम लोग एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो डिटेक्शन ऑफ कैंसर प्रीडिस्पोजिंग जीन्स। सम पीपल इनहेरिट जीन्स दैट इंक्रीजेस देयर रिस्क ऑफ कैंसर। किसी में कैंसर जो होता है वो हो जाता है, वो सबसे मस्त से रहा, कोई नशा नहीं किया, कोई पानी नहीं किया। जैसे इसमें मुन्ना भाई देखियो, मुन्ना भाई MBBS, उसमें बोलता है, वो विक्टर जो उसमें रहता है, वो बोलता है मैंने आज तक शराब हाथ नहीं लगाई, सिगरेट नहीं पिया, कुछ नहीं किया, कोई गलत आदत नहीं है, कुछ कभी नहीं किया, मुझे क्यों कैंसर हो गया? कैसे हो गया? डिटेक्शन ऑफ कैंसर प्रीडिस्पोजिंग जीन्स के थ्रू ट्रांसफर हो गया। जीन्स के थ्रू आपके किसी पूर्वज को हुआ होगा। आपके पापा बहुत ज्यादा गोरे हैं या सावले हैं? आपके सेम कलर के हैं? क्यों हुआ? आपका हाइट पापा से बहुत लंबा है या बराबर है? बराबर है। पापा से 6 और 2-3 फीट क्यों नहीं आगे हो गए आप? मेरे पापा मेरे से छोटे हैं, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि सचिन तेंदुलकर 5 फीट का है, उसका बेटा 6 फीट का है, ऐसा डिफरेंस नहीं है। आप लोग भी देखना, आप लोग का हाइट अपने मम्मी की जितना होगा, मम्मी से थोड़ा सा ज्यादा होगा, थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत छोटा आदमी है और उसका बहुत बड़ा बेटा हो रहा है। सचिन तेंदुलकर का बेटा जैसा है, वो लोग कुछ रिप्लेसमेंट थेरेपी कराते हैं, जो हार्मोन, जो भी जीन उसके हाइट को शॉर्ट करने के लिए वो करता है, उसको हटा करके बड़ा डाल देता है तो बड़ा हो गया बच्चा। जो भी बच्चा काला होने के लिए जो जीन वो करता है, जो मेलानिन बना रहा है, उसको हटा करके गोरा वाला डाल देते, तो गोरा हो गया माँ बाप। तो ऐसा हो रहा है जिसके पास बहुत पैसा है, वो लोग करता है।
समझे? तो जीन्स के थ्रू ही, लेकिन हमारा उतना ही हाइट होगा जितना फादर वगैरह का होगा, हमारा वैसे ही शकल सूरत का जो कलर होगा। अब कोई बहुत सामने से वाले मम्मी पापा है तो बेटी थोड़ी ऐश्वर्या निकल जाएगी, वैसे तो नहीं है, कलर वैसे ही होगा, ठीक है, नॉर्मल। तो मतलब हमारा कलर, हमारा हाइट सब किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारे जीन्स पे डिपेंड कर रहा है। तो जीन्स से कहने का मतलब, जीन्स जो चीज हमारे फादर मदर से आया वो हम पे शो हो रहा है, उसी तरह कैंसर का अगर जीन्स हमारे फादर मदर से आ गया शो हो जाएगा। और किसी बहुत पूर्वज से आ गया मान के चलो तो शो हो सकता है, ठीक है। इसलिए कोशिश करना, हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर आपको पढ़ाएंगे इवोल्यूशन में, ठीक है। कोशिश ये करना कि संजय दत्त जो है दुनिया का हर एक नशा कर दिया, बट अभी बचा हुआ है। कैसे बच गए? उसके फादर थे हिंदू, उसकी मदर थी मुस्लिम। जब बहुत ही ज्यादा जब कैरेक्टर्स डिफरेंस हो, सेम गोत्र में शादी कभी नहीं होता, सेम कास्ट में ये लोग करते जा रहे हैं कि अपने कास्ट में करेंगे, अपने कास्ट में करेंगे। अभी पढ़ाऊंगा क्यों नहीं होता। अगर एक छोटा एक बौना पौधा है और एक और बौना पौधा ले आए, तो जो अगला जो बौना पौधा बीज निकलेगा वो छोटा ही ना रहेगा। लेकिन आओ लंदन से लेकर के एक पौधा है एकदम लंबा वाला और एक छोटा इंडिया वाला बौना पौधा ले लो और दोनों को क्रॉस कराओ, उसके बाद जो बीज होगा ना वो ठंड में भी रहेगा, ज्यादा फूल भी देगा और लंबा भी रहेगा। समझे? तो हाइब्रिडाइजेशन का ये होता है। तो जब दूर दूर आदमी शादी करता है ना तो उसमें बहुत ही ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होता है। समझे? आगे पढ़ाएंगे बायो में, इसी के बाद रिप्रोडक्शन के बाद होगा वो सब, हाइब्रिडाइजेशन में कैसे ये काम करता है, तब अच्छा लगेगा आप लोगों को। समझे? इसलिए ये लोग सेम कास्ट वास्ट में नहीं ढूंढते हैं, जो मिला बढ़िया मिला, अच्छा लगा कर लिए, आगे चेक करके। ये ट्विंकल खन्ना है ना, जानती होगी अक्षय कुमार की वाइफ, वो बोली थी कि मैंने इसको चेक करा, शादी करने से पहले इसमें इसके पूरे जीन्स को चेक कराया कि इसको कौन सा बीमारी है, कब था इसके पेरेंट्स को, किस उम्र में चश्मा लगा, किस कलर के हैं, ऐसा वैसा करके पूरा चेक कराया, फिर मैंने शादी किया अपना जीन मिलाकर कि मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगा आगे चल के कि मेरे बच्चों, क्योंकि बच्चा ही को आगे चल के होता है ना। समझे? और जो अपने अपने में शादी करते हैं, बहुत क्लोज, बहुत क्लोज, इसको शादी, इस तरह की शादी को बोलते हैं हम लोग, एक नाम है, ठीक है, कजन मैरिज करके एक होता है। इसमें क्या हो जाता है, कोई जीन में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस तो होगा नहीं, आपके मम्मी पापा का ही है, चाचा चाची का ही है, नॉर्मल जीन्स है, फैमिली का ही जीन्स है, कजन मैरिज हुआ, वापस बच्चा, बहुत ज्यादा तो उसमें चेंजेस आएगा नहीं। लेकिन ये कजन मैरिज में बीमारी बहुत हो जाता है, बहुत ज्यादा बीमारी। तो सऊदी अरेबिया वगैरह से, पाकिस्तान वगैरह में जहाँ कजन मैरिज जहाँ ज्यादा होता है, अपने ही चाचा की बेटी से, मामा की बेटी से ऐसे शादी करते हैं, उसमें बहुत ही ज्यादा बॉडी डिसेबल्ड होने का वो रहता है, डर रहता है, और होता भी। समझे? आगे बताएंगे ये सब। तो ऐसे जीन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उन जीन्स को टेस्ट किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए कि वो जीन्स एक्चुअली कैंसर वाले हैं या नहीं। आगे देखो, अब कैंसर ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है? सर्जरी करके, जहां पे भी कैंसर सेल है उसको क्या करो, सर्जरी करके हटा दो, ऑपरेशन करके हटा दो, जैसे कहीं पे था उसको निकालो, निकालो फेंक दो। पहला तो ये, बट ये इजी कब होगा, ये किसके लिए इजी हो सकता है? एग्जैक्टली जो बेनाइन ट्यूमर है उसके लिए इजी होगा, क्योंकि एक ही जगह होगा, निकाले फेंक दिए। मैलिग्नेंट में होगा क्या, कहां कहां कोड़ोगे बॉडी, है ना। पहला सर्जरी, दूसरा रेडियोथेरेपी, रेडियो वेव छोड़ा जाएगा, जहां कैंसर है रेडियो वेव छोड़ छोड़ के मारा जाएगा उसको। आप लोग पता नहीं वैसा रील देख रहे हो कि जैसे ऐसे एक मान के चलो दरवाजा है, दरवाजा जैसे ये है, और दरवाजा के मान के चलिए चौखट है। अब इसमें क्या कर रहा है ना, वेव्स मार मार के लाइट से, जैसे इसको झाड़ना है पेंट को, तो लाइट से उसको हटा रहा है और ये झड़ते जा रहा है ये पेंट, पता नहीं हम दिखा देंगे वैसा। तो उसी तरह क्या किया जाता है, बहुत ज्यादा रेस पास किया जाता है, ठीक है। रेडियोथेरेपी में क्या किया जाता है, एक्सरे और गामा रेस को पास किया जाता है, जैसे यहाँ पे कर रहा है, और इससे कैसे क्या हो जाते हैं, ट्यूमर को मारा जाता है, एक्सरे और गामा रेस से। थर्ड है कीमो। कीमो जब भी आ जाए, तो कीमो मतलब होता है केमिकल, कीमोथेरेपी। अब मान के चलो पूरे बॉडी में फैल गया, तो डॉक्टर कहां कहां सर्जरी करेगा, कर पाएगा? तो दे देगा कीमो, मतलब केमिकल, और वो बॉडी में जाएगा, जहां जहां कैंसर सेल्स मिलेंगे उसको मारते जाएगा। तो इमेच्योर सेल्स को ढूंढेगा, कैंसर सेल्स इमेच्योर होते हैं, कीमोथेरेपी में क्या होता है, इमेच्योर सेल्स को ढूंढता है,
इमेच्योर सेल्स को ढूंढता है मारने के लिए, केमिकल इमेच्योर सेल्स मिलेगा। हमारे बॉडी में भी तो बहुत सारे इमेच्योर सेल्स होते हैं, जो हेयर्स के सेल्स फॉलिकल्स होते हैं इमेच्योर होते हैं। उसके बाद बहुत सारे नेल्स जो होते हैं वो इमेच्योर होते हैं बहुत सारे। तो ये क्या कर देता है, वहां भी जाता है, हेयर्स को भी हटा देता है, फॉलिकल्स को, इसलिए जिसको कैंसर होता है पूरा नेल खत्म, बाल खत्म। क्यों? इमेच्योर सेल्स को ढूंढ ढूंढ के क्या करेगा, ये कीमोथेरेपी में मारेगा। बट कहीं नहीं है, बट क्या होता है, बहुत कम ही इलाज है। ठीक है, कैंसर सेल्स थ्रू द, जहां जहां कैंसर होंगे वहां पे वो क्या करेगा, मारेगा। हो गया। और इम्यूनोथेरेपी ये क्या कर देता है, इम्यूनोथेरेपी इसका एक तरह का ये है, क्या बोलते हैं, ग्रुप है, ट्रीटमेंट दैट बूस्ट द बॉडी इम्यून सिस्टम। कि इम्यून थेरेपी में हम क्या कर देते हैं, जैसे कोरोना में हम क्या किए थे, थोड़ा वर्जन डाल दिए थे, उसी तरह इम्यून थेरेपी में हम क्या कर देते हैं कि भाई डालो अल्फा इंटरफेरेंस जैसा डाल दो, और ये इंटरफेरेंस डाल करके क्या बोलेगा कि आपका इम्यून सिस्टम को क्या करेगा, ये बढ़ा देगा। जैसे बढ़ा देगा को तो बहुत मतलब $1 मिलियन इंडस्ट्री है ये कैंसर। जिसको हो गया ना, मतलब जिसको हो गया तो घर लूट जाता है, खाना बर्बाद हो जाता है। हुआ एक रिलेटिव में, उसको पहले बेनाइन ही था, तो जाकर के वेलोर में ट्रीटमेंट करा लिया। बेनाइन हुआ, ट्रीटमेंट होकर के आया, ठीक था, नॉर्मल था, कहीं घूम रहा था, छठ पूजा वगैरह मना रहा था। छठ पूजा के 2-3 दिन के बाद पता चला कि मैलिग्नेंट पूरे बॉडी में फैल गया। अब जाता है हर एक हफ्ते कीमो कराते हैं, कीमो में क्या करता है केमिकल से, और कीमो केमिकल तो देता ही है, बट क्या होता है ऐसा लगता है इमेच्योर सेल्स के भी बॉडी के बहुत सारे इमेच्योर सेल्स उसके मारे लगेगा, जान ही नहीं उसके शरीर में, लेट जाएगा बेचारा। होता है, मनाओ कभी ना हो। इसलिए फिजिकल एक्टिविटी वगैरह में आप लोग तो कर लेते हो इतना, अभी यहाँ से वहाँ चलना वगैरह इतना जाना, ठीक है। फास्टिंग रखा करो। फास्टिंग में ये होता है कि जितने भी इमेच्योर सेल्स होते हैं हमारा बॉडी में, जब खाना नहीं मिलता तो उसी को खाने लगता है, तो ये सबको खत्म कर देगा। इसलिए सारे धर्मों ने फास्टिंग का रूल दिया। व्रत, 16 सोमवारी का व्रत है ना, शुक्रवारी व्रत, गुरुवारी व्रत, क्या कर रही है, सोमवारी कर रहे हैं। इसमें है ना, आ रहा है ना अभी 9 दिन का व्रत। उसके बाद मुस्लिमों में रमजान जो 30 दिन का चलता है अराउंड, ये खाते ही नहीं है। समझे ये सब क्यों है, दिस इज द रीजन कि आप अपने शरीर को बचाओ। समझ आया, फास्टिंग। आगे देखो, कॉम्बिनेशन थेरेपी में क्या किया जाता है ना, कॉम्बिनेशन थेरेपी भी दिया जाता है, सर्जरी भी यूज किया जाएगा, रेडियोथेरेपी भी, कीमो भी, एंड ऑफन यूज टुगेदर फॉर बेटर रिजल्ट। दोनों एक साथ से कॉम्बिनेशन में क्या किया जाता है, इन्हीं को मिलाकर के एक साथ यूज किया जाएगा। ठीक है, कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, हेयर लॉस हो जाएंगे, अनीमिया खून की कमी, क्योंकि ब्लड में भी हमारे बहुत सारे इमेच्योर सेल्स होंगे, जाएगा मारेगा उसको भी, खून की कमी हो जाएगी। उसके बाद वीकनेस तो लगेगा ही, फटीग लगेगा, लेटा रहेगा, मतलब जान ही नहीं है शरीर में उसका, जिंदा लाश जैसा हो जाता है। कभी देखा ना, बहुत बेकार, बहुत कंडीशन बहुत बेकार है। हम तो कभी गए थे देखने के लिए, हम तो सुनते जाती अजीब लगने लग गया कि यार भगवान ऐसा ना दो, कैंसर किसी को ना हो, इसलिए अपने आप को बचा के रखो। बॉटल वॉटल जो प्लास्टिक वगैरह रखे हो, इसको ले करके एक ठोक वो रख लो, जैसे मेरा बॉटल देखियो, एक तो स्टील वाला मुश्किल से 200 रुपये ज़्यादा लगेगा, बट स्टिल वो रख लो अपने आप के साथ, वो मत करो, खिलवाड़ मत करो। क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक्स, जो प्लास्टिक्स होते हैं ना, वो इतने छोटे पार्ट में टूटते हैं, जब आप पानी उसमें रखोगे छोटे छोटे पार्ट में टूटेंगे, उसी को बोल दिया जाता है माइक्रो प्लास्टिक्स। और ये माइक्रो प्लास्टिक बहुत ज़्यादा आपके बॉडी में कैंसरस सेल्स वो करता है बनाने का। इसीलिए जो कैंसर के जो बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो ये बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा प्यास लगा है और प्लास्टिक बॉटल में पानी है, आप उसको पियेंगे, बोले मैं 2 दिन बिना पानी पिए रह जाऊंगा। ठीक है, पसीना निकल रहा है, मैं अपने पसीने को निचोड़ करके उसको पी सकता हूँ, बट वो जो प्लास्टिक बॉटल में पानी है मैं उसको नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं पीऊंगा, उसे माइक्रो प्लास्टिक्स आ जाते हैं। समझे, कारवार में रखा है इतना दिन से पी रहा है। थोड़ा बहुत तो चलता है, कंटिन्यू, मतलब रिपीटेटिव एक्शन इज नॉट गुड, है ना, रिपीटिशन इज नॉट गुड। एक बार सिगरेट पीने से थोड़ी होता है कैंसर, रिपीटिशन से होता है। समझे, ये दोनों तो, और क्या क्या हो गया, टाइम हो गया क्या, हाँ हो ही गया। अब समझो इसका गोल क्या है, डिस्ट्रॉय, इसका गोल क्या है ट्रीटमेंट का, कैंसर सेल्स को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, प्रिवेंट और स्प्रेड होने से बचा देगा, और इंप्रूव रिकवरी को कर देगा, और इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करेगा। आगे आओ, ठीक है, ये था हमारा कैंसर। तो कैंसर हो गया खत्म हमारा। आओ अब एक और देखो, अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, ड्रग एब्यूज। कोई बात नहीं, नहीं होगा, कल 10-15 मिनट पढ़ के पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखो ड्रग एब्यूज मतलब क्या होता है,
ड्रग, मेरा मकसद ही नहीं पढ़ा करके निकल जाना, मैं आपको रियलिटी से कनेक्ट करवाऊंगा। रियल में नहीं समझोगे तो कोई फायदा नहीं है एजुकेशन का, ठीक है। इसलिए हो सकता है बाकी टीचर्स में और मेरे में टाइम लगता है हमको, क्योंकि मैं अगर ये ड्रग्स पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको इससे रियल इंसिडेंट बताऊंगा, नहीं बताऊंगा कोई फायदा नहीं है, ठीक है। समझिए, ड्रग्स एब्यूज और क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, मतलब ड्रग्स किसे कहते हैं। देखो, जब भी हम किसी भी चीज को, यस सर, ठीक है। देखो, ड्रग एब्यूज कहने का मतलब जब भी हम किसी भी ड्रग्स को इम्प्रॉपर तरीके से या एक्सेसिव अमाउंट में यूज करने लगे, वही क्या कहला जाता है, ड्रग्स एब्यूज। ये क्या कर देता है, ये हमारे ब्रेन को डिस्टर्ब करेगा, बिहेवियर को करेगा और हेल्थ को करेगा, ठीक है। जैसे वो देखे हो आप लोग, कफ सिरप सुने होंगे ना। एक्चुअली ये भी एक तरह का ड्रग है, बट खांसी के लिए दिया गया था। अब लोग इसको करते हैं किसके इस्तेमाल, नशे के लिए, समझ आइए। वाइटनर जानते हो, हाँ, दैट इज ऑल्सो ड्रग एक तरह का। उसको डाला जाता है, उसको सूंघा जाता है, और जब सूंघेगा अच्छा लगता है अरे क्या बोल रही, उसको भी सूंघा जाता है। अब जब उसको सूंघा जाता है तो उसका क्या हम कर रहे हैं, एक्सेसिव नहीं कर रहे, लेकिन इम्प्रॉपर कर रहे हैं, था मिटाने के लिए ले रहे हैं, सूंघने के लिए। पहला, ट्यूब पंचर बनाए हो कभी साइकिल का, बनाए हो तो पहले वाला बनाया, यानी पहले ट्यूब काटता था, उसमें एक ठोक डालता था बॉन्डफिक्स, उसके बाद उसको मिलाता था, उसके बाद उस पे टायर पे चिपकाता था अपना ट्यूब पे। तो वो जो चिपकाने वाला जो केमिकल था ना, बॉन्डफिक्स वगैरह उसको कुछ बोलते हैं, वो जो केमिकल था उसको लोग डालते हैं पॉलीथीन में फूकेंगे हवा, उसके बाद धीरे धीरे छोड़ेंगे और लगाएगा मजा। उसके बाद बोले कौन है रे तू, समझे, हेलुसिनेशन हो जाता। तो वाइटनर बहुत खतरनाक है, उसमें हेलुसिनेशन हो जाएगा, सामने पापा रहे हैं, लगेगा दोस्त है, कब आया उसी को बोले कब आया, दिस इज व्हाट हेलुसिनेशन। कुछ भी हो सकता है ड्रग्स में, समझे। बट और एक जगह देख रहा है ना, एक ही जगह देखते रहेगा, एकदम ऐसे ही देखते रहेगा वो, समझे। तो ड्रग्स में यही होता है कि ड्रग्स मतलब क्या होता है, जब ड्रग्स अब्यूज करने का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी भी ड्रग्स को एक्सेसिव यूज कर ले, बहुत ज्यादा कर ले, या उसको इम्प्रॉपर तरीके से कर ले, इम्प्रॉपर जो उसका तरीका था, मिटाने का तरीका था, सूंघ रहे हैं, उसको अगर कर ले, वही क्या कहला जाता है, ड्रग्स एब्यूज। ये ब्रेन को करेगा, बिहेवियर को करेगा और लोगों के हेल्थ को भी करता है। बिहार में शराब बंद कर दिया तो अब गांजा फूकते हैं, गांजा पेड़ होता है, ठीक है, मस्त से एकदम उसे बनाएंगे, क्या बोलते हैं, हम तो दिल्ली में देखे हैं बहुत सारा जो क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा जो स्ट्रेस होता है ना, अभी देखिए ना, हाँ बनाता होगा, देखते होंगे कि एक जो पुड़िया लेगा कागज, उसमें डालेगा चिल्ला डालेगा, उसके बाद उसको वो करेगा और लगाएगा आग और मारेगा और बोलेगा अरे कैसा समझे, इस तरह से। तो हम क्या कर रहे हैं, जब भी किसी भी चीज को एक्सेसिव और इम्प्रॉपर यूज करें, उसे हम लोग कह देते हैं ड्रग्स। अब ड्रग्स होते हैं दो तरीके के, एक होते हैं, बस इसी को खत्म करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। एक को हम लोग बोलते हैं साइकोट्रॉपिक ड्रग्स और एक को बोलते हैं साइकेडेलिक ड्रग्स। अब साइकोट्रॉपिक और साइकेडेलिक्स में क्या हो जाता है, साइकोट्रॉपिक क्या करता है, सीएनएस को, हमारे मतलब कंट्रोल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। अब जैसे हम खड़े हैं, एक पैर पे खड़े हैं, दो पैर पे खड़े हैं, सब किसकी वजह से हो रहा है, सेंट्रल नर्वस से। वो बॉल फेंका, हम कैच पकड़े, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेरा क्या किया, बढ़िया से उसको समझ लिया, कर लिया। लेकिन किसको शराब पी के आएगा, कर रहा है, ऐसी करता है, ऐसे ऐसे करेगा। तो अब वो क्या कर रहा है कि जो सीएनएस है, उसका सीएनएस शराब की वजह से शांत हो गया, कंट्रोल नर्वस सिस्टम क्या हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम शांत हो गया, तो उसका जो मूड हो गया वो चेंज हो गया, अब अंग्रेजी बोलेगा, हु आर यू समझे, बिहेवियर चेंज। मेरे घर साइड है एक आदमी, ठीक है तो वो क्या करता है, हम लोग हमेशा से देखते आए हैं कि वो पर डे शराब पिएगा, महुआ होता है ना, पर डे। तो इन मॉर्निंग इफ यू मीट दैट पर्सन, अगर सुबह में मिलोगे, ही इज अ डिफरेंट, अलग आदमी, जा रहे हैं आते हैं, हाँ ठीक है देखते हैं, कहा बाबू शाम में अलग हो गया, वो पूरा चेंज, उसका बिहेवियर चेंज हो गया, मूड चेंज हो गया,
इमोशंस पूरा चेंज हो गया, मेंटल जैसे प्रोसेस करता था वो चेंज। अब उसको बैटिंग करने देंगे, कर पाएगा? मेंटल उसको प्रोसेस कर पा रहा है माइंड? तो वैसे ड्रग्स जो सीएनएस को अफेक्ट करे, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करे, हमें चलने में जो मदद करता है, उठने में मदद करता है, बैठने में मदद करता है, उसको अफेक्ट करे, उसको बोल देते हैं हम लोग साइकोट्रॉपिक ड्रग्स। लेकिन वैसे ड्रग्स जो हमें हेलुसिनेशंस करा दे, हेलुसिनेशंस कहने का मतलब क्या? जो व्हाइटनर ले करके बोला अरे तू कब आया, दोस्त समझ के बोला, हेलुसिनेशन करा दिया, उसके फादर है बट समझ क्या रहा है, दोस्त है। समझ आया? तो उसको क्या बोल देंगे? साइकाडेलिक ड्रग्स। समझ में आया? तो ये ड्रग्स के दो तरह के कैटेगरी होते हैं। कल अब इसके आगे देखते हैं, इसको देख करके 10-15 मिनट में इसको खत्म करके इसके बाद कल नीट के क्वेश्चंस या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन से बना दें, आप लोगों को भेज दिया जाएगा। जैसे अभी हम दिख रहे हैं तो ब्लर आ रहे हैं क्या? ठीक है, ब्लर नहीं है। कल पूरा वीडियो ब्लर, तो पिछले 3-4 दिन से वो हो जाता है, तो फिर भी ब्लर है, फिर भी डाल देंगे, सुनेगा ना हम लोगों से। चलिए आज इसको फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, चालू है, लाइट्स ऑन है, कैमरा एक्शन। ठीक है, लाइट्स कैमरा एक्शन, स्टार्ट। देखते हैं, समझते हैं। कल मैंने आप लोग को एक चीज बताया था कि ड्रग एब्यूज करने का मतलब क्या होता है। ड्रग एब्यूज करने का मतलब क्या होता है? किसी भी ड्रग्स का या फिर दवाई को एक्सेसिव यूज करना, या तो फिर उसका अब नॉर्मल तरीके से या इम्प्रॉपर तरीके से उसका यूज करना ही क्या करता है? ड्रग एब्यूज कहलाता है। समझे? कोई ड्रग एब्यूज कर रहा है। अभी जो ड्रग एब्यूज होता है ना, ये कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, एक को ये जो ड्रग्स होता है ये 2 तरीके का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं साइकोट्रॉपिक ड्रग्स और दूसरे को बोलते हैं साइकेडेलिक ड्रग्स। साइकोट्रॉपिक ड्रग्स क्या होते हैं? आप लोग को नोट्स भेजे हैं, देख लेना, उसमें लिख लेना। नहीं देखे? ग्रुप में ऐप ऐड हो ना। अच्छा, रिचार्ज नहीं है, ठीक है, वाईफाई लेकर के कोई दे दो उसको, मेरा ही ऑन कर लो, Vivo V25 करके है, डाल लेना, कनेक्ट कर लो और उससे डाउनलोड करके रख लेना। ठीक है, तो कल ड्रग्स के बारे में पढ़ना चालू किए थे। ड्रग्स क्या होता है? ड्रग्स अब्यूज किसे कहते हैं? जब भी हम किसी भी ड्रग्स को इम्प्रॉपर तरीके से या एक्सेसिव यूज कर ले, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? ड्रग्स अब्यूज। ड्रग 2 तरह के हो सकते हैं, एक को बोलते हैं साइकोट्रॉपिक ड्रग्स और दूसरे को साइकाडेलिक ड्रग्स। अब देखते हैं साइकोट्रॉपिक ड्रग्स। देखो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स के क्या क्या एग्जांपल्स हैं यहाँ पे? ट्रैंकुलाइजर्स, ओपिएट्स और स्टिमुलेंट्स। ट्रैंकुलाइजर्स, ओपियोइड्स और स्टिमुलेंट्स। तो पहला हमारा क्या है आज का? ट्रैंकुलाइजर्स। देखो ट्रैंकुलाइजर्स क्या होते हैं? ट्रैंकुलाइजर्स ऐसे ड्रग्स होते हैं ना जो हमारे बॉडी को शांत कर देते हैं, एकदम शांत कर देंगे। हमारा एंजाइटी जितना भी चिंता वगैरह है सब खत्म हो जाएगा उस समय, और हमें बहुत ही ज्यादा शांत लगेगा, एकदम रिलैक्स फील होगा, एकदम शांत लगेगा और कुछ दिमाग चलेगा ही नहीं। क्यों? ये एक तरह के हाई डोजेस में ना ये कभी कभी एनेस्थेटिक्स का भी काम करता है। एनेस्थीसिया क्या होता है? क्या होता है? हाँ, क्या करता है? बेहोश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एनेस्थेसिया का? जी नहीं। जैसे एनेस्थेसिया क्या करता है बताते हैं। एनेस्थेसिया बेहोश नहीं करता। मान के चलो मेरा हाथ का ऑपरेशन हो रहा है, हाँ अभी पकड़िए, पैरालाइज नहीं करेगा। यहां पे जितने भी, मान के चलो मुझे, किसी को मान के चलो पैरालाइसिस है किसी को, अब उसका पैर में है, अब उसका पैर जाके चिमटी काटो, कुछ पता नहीं चलेगा। मतलब चिमटी काट रहे हैं जो, वो सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा है। सिमिलरली एनेस्थेसिया में भी यही कर दिया जाता है। मान के चलो मेरा हाथ का कहीं ऑपरेशन हो रहा है, तो भैया अभी काटेंगे तो दर्द तो देगा और बहुत दर्द देगा, इसमें दे देते हैं टेम्पररी एनेस्थेसिया, मार देंगे, डाल देंगे। एनेस्थेसिया जैसे डाले टेम्पररी पीरियड के लिए, ये पूरा हाथ क्या कर देगा? सुन कर देगा, और यहां से जितने भी सिग्नल्स निकल रहे हैं जो मेरे ब्रेन को पहुंचा रहे हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, मतलब वो ब्रेन तक पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो एनेस्थेसिया वही करता है। ठीक है, बट इसको ज्यादा यूज करेंगे तब ये एनेस्थेसिया जैसा काम करेगा। बट मेन काम इसका एनेस्थेसिया नहीं है, मेन काम इसका है एंटी डिप्रेसेंट जैसा काम करता है। मतलब हमारे जो कंट्रोल, पता है डिप्रेशन किसी को कब होता है? जैसे डिप्रेशन किसी को होगा ना, तो देखना गांव देहात में बहुत होता है, डिप्रेशन किसी को होगा तो उसको ये लगेगा ना, क्या लगेगा कि सामने वाला जादू टोना कर रहा है क्या मेरे पे, लग रहा है हमको,
ये कल गई थी और जाते जाते में थूकी है और फूकी है, ठीक है, थूकी और फूकी दोनों चीज एक साथ करती है। और फिर देखिए मन में ऐसे कुछ पड़ी यार निकल गई, कुछ तो ये कर रही है। तो इसका ब्रेन क्या चल रहा है, कंटिन्यूअस चल ही रहा है, कंटिन्यूअस ब्रेन उसका कंट्रोल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, काम कर ही रहा है। अब इसी को जब चलते रहता है ना, कंटिन्यूअसली चलते रहता है, अब रात भर चलेगा तो नींद आएगा क्या, नहीं आएगा। तो यही आगे आगे चल करके डिप्रेशन का टाइम रहता है। क्या कर रहे हो राजन, देख लो इधर, बाद में फोन चलाना बाबू, है ना। तो बाद में क्या हो जाता है, यही डिप्रेशन का पूरा ले, डिप्रेशन का शिकार बन जाएगा। तो जब यहाँ पे जाओगे कांकेर वगैरह, अब जो भी चीज बता दी है ना, एक मेरे थे रिलेटिव में, वो ऐसे करते थे, ठीक है, वो ऐसे करते, उनको लगता था आसपास का कोई उस पर वो कर रहा है, जादू टोना कर रहा है, ठीक है। ये जा रही है उसके मौलवी के पास, वो जा रही है पंडित भक्तिन के पास, 1000 ठोक के पास गई, बहुत पैसा खर्चा की, लेकिन वो थी डिप्रेशन में, क्योंकि उसका दिमाग कुछ ना कुछ उसको बता रहा है, और घर वाले को बता रहा है, बोल रही है मेरे मेरे शरीर में कुछ घूमता है, मेरे शरीर में कुछ घूम रहा है, इधर से घूम रहा है, इधर घूम रहा है, पेट में जा रहा है, राइट इधर जा रहा है। मतलब उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कमी नहीं हो रहा है, वो शांति नहीं हो रहा है। और जब वो शांत नहीं हो रहा है, शांत नहीं हो रहा, तो यही सब थॉट्स देगा, तो रात भर यही सब सोचेंगे, नींद की कमी, सब चीज की कमी, डिप्रेशन में आदमी आ गया। तो जब उसको लेकर के जाएंगे तो बोलेगी क्या हुआ, तो फिर वो लोग पूछते हैं अच्छा ऐसा, अच्छा ऐसा, फिर वो बताती है सर ये होता है, ऐसा होता है, तो वो साफ साफ बोल देता है बाबू ये डिप्रेशन में है। हम ही लेके गए थे एक बार उसको, तो हमको अच्छा लगता है ये सब चीज, थोड़ा एक बार देखते हैं कहाँ पे जाते हैं। तो घर वाले साइड से बोले कि एक आंटी है, उसको ऐसे लेकर चलना है, बोला चलो ठीक है चल जाएंगे लेकर के। रांची जाना था मुझको, चले गए लेकर के कांकेर में, बोलते ना कांकेर पे, वहीं पे बैठाए, हम देख रहे हैं प्रोसेस, समझ रहे हैं क्या है, पूछा पाछी की, आखिरी में अच्छा 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 ठीक डॉक्टर ठीक। बाद में वो चलेगी उधर, ठीक है उसको भेज दी, नहीं बैठी ही थी वो, उसको बोलती है कि बाबू ये डिप्रेशन में है, तो बोलती हम नहीं है सर डिस्पर्सन में ठीक है। फिर जब उसको दवाई मिला, आई, खाई, अब दिन भर सोए रहती है। क्यों सोए रहती है, सीएनएस को शांत कर दिया, सीएनएस जितना शांत रहेगा और जितना नींद आएगा उतना ज्यादा आपका एक्टिविटी कम हो जाएगा, आपका माइंड, जैसे आप सपने में रहते हो तो सोचते हो क्या बहुत ज्यादा, अरे कभी कभी ना 8 घंटे लगातार नहीं ना बड़बड़ाते रहते हो या सोचते रहते हो, नींद में ही रहते हो। तो जब तक नींद रहता है तब तक आपका ब्रेन शांत रहता है, ठीक है, शांत रहता है, एक्टिविटीज होते हैं बट उतने नहीं, जैसे बहुत ज्यादा एक्टिविटीज होंगे तो सपना बनाएगा, सपना बनाएगा, नहीं होंगे नॉर्मल है, शांत से सोए हैं। लेकिन अभी जैसे ब्रेन एक्टिविटी कर रहा है वैसे तो नहीं करता। तो वो क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, जिन बहुत ज्यादा जिनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो एक्टिविटी करने लगता है, उसी को क्या कर देते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स दे दिया जाता है, और ये एंटी डिप्रेसेंट का काम कर देता है, कामनेस ले आ जाता है, ट्रैंक्विलिटी। जैसे बोलते हैं चांद पे एक जगह है जिसको बोलते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, मतलब शांति का सागर, ऐसे करके, ठीक है, शांति का सागर। तो ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है शांति, बौद्ध धर्म से लिया गया है इसको, ट्रैंक्विलिटी जो वर्ड है। तो ये ट्रैंक्विलिटी क्या कर देगा, माइंड को एकदम काम कर देगा, शांत कर देगा, ठीक है। सेडेटिव जैसा भी काम करता है, मतलब स्लीपिंग ड्रग्स के जैसे भी इसको हम लोग यूज करते हैं, समझ में आ गया। स्लीपिंग ड्रग्स के भी एंटी एक्ट एज डिप्रेसेंट भी, मतलब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कर देगा, स्लो कर देगा, शांत कर देगा, और ट्रैंक्विलिटी और रिलैक्सेशन बढ़ा देगा हमारे बॉडी में, हमको रिलैक्स लगने लगेगा, किसके वजह से, ट्रैंक्विलाइजर से। ये किस तरह के, ये किस तरह के हैं, ये किस तरह के ड्रग्स है, साइकोट्रॉपिक, साइकोट्रॉपिक, एक होता है साइकेडेलिक और एक होता है साइकोट्रॉपिक। साइकोट्रॉपिक ड्रग्स वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल नर्वस सिस्टम को अटैक करते हैं, अटैक किया सीएनएस को, जैसे अटैक किया यहाँ पे क्या हुआ, शांत हो गया आदमी। एग्जाम्पल जैसे इसका क्या है, वैलियम बोलते हैं या फिर बेंजोडियाजेपिन्स, बेंजोडियाजेपिन्स बोलते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज एज ट्रैंक्विलाइजर, से दवा दिया जाता है बेंजोडियाजेपिन्स को। तो बहुत ज्यादा एकदम बेचैनी लग रहा है तो जा करके आदमी ये ट्रैंक्विलाइजर्स को ले लेता है, और ये शांत कर देता है, हमारा पेन सिग्नल जो होता है दिमाग का उसको पूरा का पूरा शांत कर देगा, ठीक है। बहुत ज्यादा जब एंजाइटी होगा, बहुत ज्यादा एंजाइटी होगा तो उसमें यूज किया जाता है। किसी को इंसोम्निया है, इंसोम्निया किसे कहते हैं, इंसोम्निया,
इंसोम्निया मतलब होता है नींद ना आने की बीमारी। आपको है क्या? अरे कभी कभी ना, ऐसे नॉर्मली नहीं आता है। जिसको इंसोमेनियाइक हो जाता है, जो जिसको नींद नहीं आता, ठीक है, उसको वो देते हैं। और जो सीजोफ्रेनिया मैंने बताया, सीजोफ्रेनिया मतलब होता है डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मतलब, नहीं मतलब वो तो पीने के बाद। डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहने का मतलब क्या, कि जैसे आप लोग भी सीजोफ्रेनिक से शिकार हो, अमूमन सारा स्टूडेंट्स होता है, और ये इतना बड़ा बीमारी हो चुका है। जैसे बताते हैं, जैसे कोई कुछ बोल दिया, हम ही बोल दिया, मान के चलो कोई टीचर बोल दिया। अब टीचर क्लास में बैठा है, सब सारे बच्चे छुट्टी है, सारे फ्रेंड चल रहे हैं, लेकिन मन में चल रहा है ऐसे बोल दिया, ऐसे बोलती ना तो उसको ऐसे कर देते, मुंह मार देते, चल रहा है दिमाग, उसको ऐसे जवाब दे देते। आप क्या किए थे फिर? हम तो ये कर दिए, करते हैं, खुद से ही दिमाग में बात करते हैं। दैट इज व्हाट सिजोफ्रेनिया इज। डुअल पर्सनैलिटी, कि आप यहां हो और बट ध्यान कहीं और है। समझ आया? तो ये बहुत बड़ा बीमारी है। जो सिजोफ्रेनिया को बहुत शक करेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा ही शक करेगा। कहाँ गई थी? लाल पहनी, अच्छा, दिखाना है किसी ऐसे। समझे? कुछ भी हो सकता है। तो जो ऐसे कर रहे हैं वो क्या है, एक तरह के सीजोफ्रेनिया उसको बोलते हैं बहुत ज्यादा। और ये बहुत बड़ा ही बीमारी है, ये आजकल सब में हो रहा है। बहुत सारा यूथ इससे परेशान है। तो जिसको बहुत ज्यादा सीजोफ्रेनिया हो जाएगा, बहुत ज्यादा सीजोफ्रेनिया हो जाएगा, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाएगा, तो लास्ट में क्या ले लेगा? ट्रैंक्विलाइजर्स। समझ में आया क्या ले लेगा? ट्रैंक्विलाइजर्स ले लेगा। समझे? ट्रैंक्विलाइजर्स क्या करता है? अब देखो, अब देखो, ये क्या कर देता है ना, कि इनहेंस द एक्शन ऑफ गाबा। गाबा मतलब होता है गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। गाबा मतलब होता है गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर कहने का मतलब, जो ब्रेन हमारे, जो भी सिग्नल्स हमारे ब्रेन को मिल रहा है, उन सिग्नल्स को क्या कर देता है? रोक देता है। जैसे जैसे पेन का सिग्नल मिल रहा है, पेन के सिग्नल को रोक देगा। कौन रोक देगा? ये ट्रैंक्विलाइजर कर देगा। ये कैसे करता है? ये रिलीज क्या करता है, एक्शन क्या करता है? ये गाबा जो होता है ना, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड जो होता है, जो गाबा होता है, इसको इनहेंस कर देता है हमारे बॉडी में। और जैसे ये इनहेंस होगा ना, हमारे बॉडी में पेन पहुंचने देगा ही नहीं। समझे? जैसे आग लगा हुआ है तो पानी डाल दिए, तो पानी एक तरह का गाबा मान लो। समझे? आग लगने ही नहीं दिया। उसी तरह ये गाबा जो होता है हमारे ब्रेन में, न्यूरोट्रांसमीटर जो सिग्नल्स होते हैं, उसको पहुंचने नहीं देते। समझे? और इसके बाद क्या होता है? प्रोड्यूस अ कामिंग इफेक्ट। बहुत दिमाग एकदम हो जाएगा शांत। ठीक है, आगे बताएंगे। उसके बाद क्या है? ओपियोइड्स। क्या हो दूसरे हैं? ओपियोइड्स। अभी जो ओपियोइड्स होते हैं ना, एक होते हैं नारकोटिक्स ड्रग्स। नारकोटिक्स किसे आएंगे? जो नशे के लिए यूज किया जाए। ठीक है, इसीलिए इसीलिए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट होता है। आर्यन खान था ना, शाहरुख खान का बेटा, ड्रग्स मामले में फंसा तो उसको कौन पकड़ा था? नारकोटिक डिपार्टमेंट वाले। ये जो रिया चक्रवर्ती थी सुशांत सिंह के राजपूत के केस में, जिसको पकड़ा गया था, तो ऐसा बोला जाता था बहुत ज्यादा ड्रग्स वो सप्लाई करती थी उसको सुशांत, तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वाले उसको भी पकड़े। ठीक है, अभी जो ओपियम्स, ये ओपियोइड्स है ना, इसको निकाले जाते हैं किससे? ओपियम पॉपी प्लांट से। ओपियम, ओपियम को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, ओपियम को अफीम। देखो पता है उसको। ठीक है, अफीम अफगानिस्तान वगैरह में सब यही होता है। अब इसको कोई ले लिया ना, अब इसको कोई ले लिया। देखो पहले अभी बताते हैं क्या होता है। इसको सोर्स होता है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स का सोर्स क्या होता है? ओपियम पॉपी। जैसे ये पेड़ होता है ना, ये जो पार्ट होता है ना, ये देखो इसमें होगा, इसमें से देख रहा है ये लेटेक्स निकल रहा है, ये व्हाइट व्हाइट व्हाइट, दिस इज व्हाट ओपियम। अब इससे बहुत सारी चीज बनते हैं, आगे क्या क्या बनेंगे मैं बताऊंगा आप लोग को, लेकिन इससे बहुत सारी चीज अलग अलग बनते हैं। पहला क्या बनता है? ओपियोइड्स ही बन जाता है। ठीक है, अब इसका प्रॉपर्टीज क्या है ओपियोइड्स का? ये क्या क्या करता है? पहला नारकोटिक्स। नारकोटिक्स कहने का मतलब नशीला। मतलब क्या कर देता है? एक तो जैसे जो कोई नशे में रहेगा ना, उसको नींद भी आ जाएगा और बेहोश जैसा करने लगेगा। तो प्रोड्यूस स्लीप एंड
स्टपर, स्लीप कहने का मतलब नींद, और स्टपर मतलब बेहोशी। दोनों के लिए किसका यूज किया जाता है? ओपियोइड्स को। उसके बाद सेडेटिव्स, मतलब दिमाग को काम करेगा, ट्रैंक्विलाइजर भी सेडेटिव था, दिमाग को काम करेगा और माइंड को एकदम शांत कर देगा। डिप्रेसेंट, ये भी क्या करता है? सीएनएस का जो एक्टिविटी है उसको एकदम स्लो कर देगा। उसके बाद एनाल्जेसिक मतलब पेन में भी, जैसे जिसको किडनी का कोई पेशेंट है मान के चलो, या फिर किसी भी तरह का वो पेशेंट है जिसको पेन हो रहा है, किसी को ऑपरेशन हो रहा है, तो ऐसा पेन किलर भी क्या दिया जाता है? ओपियोइड्स को ही दिया जाता है, ओपीएम को, बट ऐसा पेन किलर दिया जाता है, समझे? और यूफेरियंट्स, बड़ा मजा आएगा लेने के बाद, लगेगा दुनिया ही अलग है एकदम। तो यूफोरिया लगेगा, यूफोरिया मतलब होता है कि प्रोड्यूस प्लेजर एंड वेलबींग, बहुत अच्छा लग रहा है। प्लेजर जैसे कुछ खा लिए, बहुत टेस्टी चीज खा लिया आप लोग, मजा आता है ना एकदम, अरे यार मजा आ गया एकदम, पोटैटो चिल्ली खा लिए, कुछ भी चिल्ली विल्ली जो भी मन करता है आप लोग खा लिए, तो उसमें एक फीलिंग आता है। वो फीलिंग कौन देता है? यही ओपियोइड्स देता है, जिसको बोल देते हैं हम लोग यूफोरियंस। यूफोरिया का फीलिंग देना ओपियोइड्स देता है, इसे तो लेते हैं लोग, मजा आता तब ना लेते हैं, समझे? अब देखो प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज तो ये हो गया। अल्कोलॉइड्स, अब अल्कोलॉइड्स क्या होते हैं समझो। अल्कोलॉइड्स मतलब क्या होते हैं? इसी ओपियम में जब हम थोड़ा बहुत केमिकल रिएक्शन चेंज करें, थोड़ा बहुत कुछ कुछ चेंज करें, नाइट्रोजन का कंपोजिशन चेंज करें, वो अल्कलाइड्स बनेगा। और ये जो अल्कलाइड्स होंगे अलग अलग तरीके से काम करेंगे। जैसे दिखाते हैं आपको, क्या पहला मेजर अल्कलॉइड जो हमारे फेमस है ओपियम में, पहला है मॉर्फिन, दूसरा है कोडीन और तीसरा है थेबिन। थेबाइन क्या है, ये थेबिन क्या है। उसके बाद आगे देखो, कैफीन, कॉफी जानते हो ना, ये भी एक तरह का अल्कलॉइड्स ही है। इसमें क्या करेंगे? ओपियम के में कुछ हम लोग क्या करेंगे? चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? इसमें होगा, हाँ समझो, यहाँ पे क्या, मॉर्फाइन, कोडीन, हीरोइन एंड स्मैक, समझते रहो। किसके? हमें नहीं पता भाई, हम लिए नहीं है कभी, नहीं हम सब्जी में कभी डाले हैं इसको करके। अरे ये वो नहीं है, इधर होता भी नहीं है, चतरा में होता है। चतरा में कौन है? चतरा से कौन है? सीमा, अच्छा आप हो। चतरा में बहुत होता है अफीम, बहुत पकड़े जाते हैं वहां पे। अफीम का धंधा जो करता है, बहुत पैसा है इसका, और बहुत लोग पकड़े जाते हैं। हाँ, अरे खरीदने वाले कमी थोड़ी है, जो बेचता का है ना, ऐसा मार्केट में नहीं मिलता। ये लोग अपना एक ग्रुप होता है, ठीक है, अच्छा वहां उसको बेचूंगा, वहां बेचूंगा, तो फिर वो लोग का कॉलेज से, कॉलेज के जो क्या बोलते हैं, बहुत बड़े जो प्रेसिडेंट है, अच्छा कॉलेज के जो प्रेसिडेंट है स्टूडेंट, उनसे वो लोग का नाता है, तो प्रेसिडेंट के थ्रू वो लोग आएगा और सारे स्टूडेंट्स को बांटेगा। तो सबका नेटवर्क है अलग अलग, कि मैं उसको दूंगा, वो कॉलेज वाले को देगा, और कॉलेज के थ्रू पूरे कॉलेज में बटेगा। तो सारे कॉलेज में गांजा फूका जाता है, अफीम पिया जाता है, बहुत सारे कॉलेजेस। तो ये लोग अपना नेटवर्क बना रहता है, समझे? उतरो तो सही ये सब फील्ड में, तब पता चल जाएगा अच्छा कहाँ कहाँ। देखो, तो अभी जो मॉर्फिन है ना, मॉर्फिन है, चलो पहले इसी को देखते हैं, इसी मॉर्फिन में आएंगे। तो ये जो ओपियोइड्स होते हैं ना, इसके 20 अलग अलग अल्कलॉइड्स होते हैं। अल्कलॉइड्स कहने का मतलब इसी में कुछ केमिकल चेंजेस करेंगे, नाइट्रोजन का चेंजेस करेंगे, तो ये ओपीएम से कुछ और, ओपियोइड से कुछ और बनता चलेगा। कभी मॉर्फिन बन जाएगा, कोई कोडाइन बन जाएगा, कभी थेबिन बन जाएगा, ठीक है, थेबाइन या थेबिन कुछ भी बोल सकते हैं। आगे देखिए, इसका ओपीएम में क्या क्या काम है। पहला, लेकिन ओपिएंट्स बाइंड्स टू ओपियोइड रिसेप्टर, रिसेप्टर प्रेजेंट। देखो ये जो ओपियोइड्स होते हैं ना, हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में ये प्रेजेंट होते हैं, इसके रिसेप्टर। रिसेप्टर कहने का मतलब उसको पकड़ने वाले, चिपकाने वाले। तो ओपीएम के रिसेप्टर्स कहां कहां पे हैं? हमारे ब्रेन में और साथ ही साथ स्पाइनल कॉर्ड में। अब ये क्या करता है, जो पेन सिग्नल्स होते हैं, कोई भी सिग्नल्स होता है जो हमारे ब्रेन तक जा रहा है, उस सिग्नल्स को क्या कर देता है? ये रोक देता है। जैसे रोकेगा, ब्रेन तक कोई सिग्नल ही पहुंचा, अब ब्रेन को लग रहा है कुछ हो ही नहीं रहा है, शांत है, मतलब कोई सिग्नल ही नहीं आ रहा है, तो मतलब मुझे क्या करना है? शांत रहना है, समझ आए? अरे रेस्टोरेंट में जब कोई खाने आएगा तब ना शेफ काम करेगा, तो जब कोई सिग्नल मिल ही नहीं रहा है ब्रेन को, तब ना ब्रेन शांत ही रहेगा, तो कोई काम ही नहीं कर रहा, इसलिए वो शांत हो जाता है और यूफोरिया यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है। समझे? क्लियर है? आगे देखो, इसमें किसको कहां का यूज किया जाता है? पेन रिलीफ में यूज किया जाता है। कफ सप्रेशन, कफ सप्रेशन कहने का मतलब खांसी में तो बोलते हैं ना कि क्या कफ सिरप में यूज किया जाता है, इसको यूज किया जाता है।
कफ सिरप में, जिससे नशा भी हो जाता है इस ज्यादा लेने पे, ठीक है। और सर्जिकल एनेस्थेसिया, जैसे किसी का भी सर्जरी हो रहा है उसको एनेस्थेसिया के रूप में इसको दिया जाएगा। इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है? एडिक्शन हो सकता है। जब बार बार अच्छा लग रहा है ना, जब बार बार समोसा अच्छा लग रहा है तो खाने तो जाओगी, है कि नहीं? डिपेंडेंस हो जाएंगे हम, डिपेंडेंट हो जाते हैं उस पर कि नहीं यार, जैसे कोई शराबी होता है, क्या हुआ है? डिपेंडेंट हो गया ना उस पर, अच्छा ही नहीं लग रहा, शांत लग रहा है तो जाके पी लेगा। नेक्स्ट, ड्राउजीनेस, मतलब धुंधलापन, अजीब, समझे? लेने के बाद भांग वांग कभी खाए हो, पियो? हाँ। हमको होली के दिन में, हम बचपन में थे, छोटे थे, कौन से क्लास में होंगे, 7-8 में, तो हमको, अच्छा खाया हो देखो। तो हमको एक होली के दिन पर लगाया वगाया, हमको मिठाई दे दिया है, और मिठाई खाए, अच्छा टेस्टी लगा, अब बैठे खा के, तो इसलिए जब बैठे तो पहले हंसे, बहुत बहुत हंसी आता है, इतना हंसी आएगा ना, अपने आप हंसी आएगा, बिना मतलब का हंसी आएगा। अच्छा, और इतना हंसोगे ना कि कहना नहीं है, पहला चीज वो। दूसरा, सब घूमेगा, सब घूमेगा, और बोलेंगे लोग कि जैसे मैं बोला, मम्मी घर घूम रहा है, ऐसे करके, और पूरा घर घूम रहा है, हंसे जा रहे हैं, और पूरा घर घूम रहा है, और ऐसा लगता है ना हिमालय पहाड़ से कोई नीचे फेंक दिया है, और हम लोग नीचे नहीं आ रहे, हवा में ही है, उड़ ही रहे हैं बस। वो समझ रहा हूँ। ऐसी होता है, यही से होता है ऐसा। और दे दे, हाँ, गलती मुझे मिठाई दिया गया था, मिठाई लेकर के हम लोग खा लिए, होली में देते ही है, यहाँ पे नहीं, छत्तीसगढ़ में दिया था। अब जो भाई वो लगा है ना, और लग रहा है कि मैं उड़ रहा हूँ, 2-3 दिन तक इसका इफेक्ट रहता है, ठीक है। और जैसे अगर ये खड़ी है यहाँ पे रूपा, तो रूपा घूमेगी पूरा, ऊपर नीचे घूमेगी, ऐसे ऐसे करे घूमेगी, इतना खतरनाक भांग होता है। तो होली में मूवीज में देखते हो कि भाई को भांग वांग कोई नशा, तो मेरे पापा को कोई पिला देता, किसी घर में जाते हैं होली होली में, तो लिए दूध और पिला दिए, तो दूध समझ के पी गया, उनको क्या पता इतना, पिला दिया होली में, घर है, क्योंकि वो सिग्नल जा ही नहीं पा रहा, टंग को क्या चाहिए और ब्रेन को क्या चाहिए, तब ना ब्रेन सिग्नल भेजेगा, तब ना टंग हमारा वैसे काम करेगा, समझे? सिग्नल जा ही नहीं पा रहा, वो गए ऐसे करके, अब बोल ही नहीं पा रहे कुछ, समझे? और जो हम लोग को हंसी आ रहा है, कोई ऐसे बोलेगा ओ करके, और तो आंख बड़ा बड़ा कर लेगा आदमी, ऐसे ऐसे करेगा, हिलेगा, तो कभी कोई भांग खाएगा ना, ये भांग वांग पिएगा, अरे बाप रे बाप, कोई दारू वारू पी लिया तो उसका नशा वो लोग झेल लेगा भाई, भांग का। एक और बूढ़े को भी, एक और कोई बूढ़ा था, उसको भी पिलाया गया पापा के साथ, वो बूढ़ा बाहर निकल करके होली में नीचे, हम नहीं बचेंगे, ऐसे ऐसे करे कर रहा है, पूरा लेट गया, हम ना बचबो, हम ना बचबो, बाप रे। क्योंकि मैंने बोला ना कि बस समझ रहा था उसमें क्या हो रहा था, ऐसा लगता है हिमालय के ऊपर से फेंक दिया गया, और आराम से हम लोग उड़ रहे हैं, मस्त से उड़ रहे हैं, ठीक है। बड़ा खतरनाक आएगा एक दूसरे को भांग, भांग के नशे में, ठीक है। और बहुत ज्यादा लेने पे लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा लेने पे लाइफ थ्रेटनिंग, पता, जानलेवा, भांग नहीं, ये ओपोइड्स, ठीक है, ऐसे होते हैं। आगे, अब देखो, ये जो मॉर्फिन है ना, देखो जो मॉर्फिन है ये उसी का पार्ट है, जो ओपियम होता है ना, जो ओपियाइड्स बताएं आपको, उसी में कुछ केमिकल चेंजेस हम जब करेंगे, क्या केमिकल चेंजेस करेंगे अभी बताएंगे, ठीक है। जब हम उसमें कुछ चेंजेस करेंगे तब उसमें वो क्या बन जाता है हमारा, ये बन जाता है। अभी देखो, मॉर्फिन, कोडाइन, हेरोइन एंड स्मैक, समझे? ओपियम, ये मॉर्फिन है, ये मॉर्फिन भी एक बहुत बड़ा पेन किलर होता है, इसको भी ओपियम से ही निकाला जाता है। ये बहुत ज्यादा एनाल्जेसिक है, ये भी एनाल्जेसिक किसके लिए यूज किया जाता है, पेन किलर के लिए यूज किया जाता है। एक्ट एज ओपियोइड रिसीवर्स, रिलीव सीवियर पेन और मे कॉज कॉन्स्टिपेशन। अब देखो, ये जो मॉर्फिन होते हैं ना, इसके 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 जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे ब्रेन में भी होते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी होते हैं, और हमारे गट में भी होते हैं। गट जहां पे हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, तो जहां पे ये पेन रिसेप्टर करेगा ना, ये ले लेगा तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाएगा, किसी का दिमाग भी काम नहीं कर रहा है और कॉन्स्टिपेशन का भी हो जाएगा, और पावरफुल पेन किलर जैसा भी ये काम करने लगता है, ठीक है, मॉर्फिन।
सेकेंड अपना क्या है, कोडिन। अब देखो CH3, CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। जब मॉर्फिन में एक मिथाइल जुड़ जाए, जब मॉर्फिन में एक मिथाइलेशन हो जाए, मॉर्फिन का मिथाइलेशन मतलब एक CH3 जुड़ जाए, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है कोडिन। और इस कोडिन को यूज किया जाता है कफ सिरप। समझ आया? तो ये सब किसके ही पार्ट्स है, ओपियोइड्स के ही एल्कलॉइड्स है, अलग अलग केमिकल कंपोजिशंस है, किसके, ओपियोइड्स के ही। तो जब इसमें हम लोग इसका मिथाइलेशन कर देंगे तब ये क्या कहला जाएगा, ये कफ सिरप कहला जाएगा। समझ में आ गया? थर्ड, हेरोइन। हेरोइन, अब इसमें क्या हो गया, छोड़ो, हेरोइन क्या होता है, देखो ये जो हेरोइन होता है ना, ये भी क्या होता है, एक तरह का एल्कोलाइड्स ही होता है, और ये इस तरह के पाउडर के फॉर्म में आता है। और इसको कैसे किया जाता है, हेरोइन को, इसको सूंघा जाता है स्नॉटिंग से। स्नॉटिंग एक वर्ड आएगा, स्नॉटिंग, स्नॉटिंग कहने का मतलब सूंघना, समझे? तो कभी कभी देखते हो कि मूवीज वगैरह में ऐसे आया, सूंघा, खतरनाक, और पूरा पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक, ये पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक आया, सूंघा, उसके बाद एक्टिवेट होता है। समझे? आगे बताएंगे, और अभी बहुत सारा यहाँ पे ड्रग्स वगैरह है, ठीक है। हेरोइन, और लास्ट अपना क्या हो जाता है, ठीक है, स्मैक। इसको हम लोग एक और वर्ड से बोलते हैं क्या, ब्राउन शुगर, ठीक है। ये भी हाईली एडिक्टिव है, यूजुअली टेकन बाय स्नॉटिंग और इंजेक्शन, इंजेक्शन के थ्रू भी लिया जाता है। ऐसे सूंघ के भी लिया जाएगा, और कभी कभी देखे होगे मूवीज वगैरह में इंजेक्शन भी डालता है, इंजेक्शन भी मार रहा है, और ये किसी को ले रहा है, इसको ले रहा है, ठीक है। आगे देखो, अब आते हैं हमारे स्टिमुलेंट्स। तो तीन होते थे पहले, ट्रैंकुलाइजर, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स तीन तरह के, पहले ट्रैंकुलाइजर्स, ओपियोइड्स, और तेरा स्टिमुलेंट्स। फटाफट पढ़ते हैं। ये ब्रेन एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज अलर्टनेस कर देता है, एनर्जी लेवल को भी बढ़ा देता है। अब मान के चलो मुझे जाना है क्रिकेट खेलने और मुझे बॉलिंग करना है। अब जब मैं बॉलिंग करूंगा तो मुझे फास्ट बॉलिंग फेंकना है, मैं ले लूंगा स्टिमुलेंट, मेरे बॉडी में एनर्जी और बनने लगी, जैसे एनर्जी बनने लगी, जैसे एनर्जी बनने लगी मैं और बॉलिंग फास्ट करने लग गया। कोई बास्केटबॉल खेलने गया, बार बार थक रहा है, स्टिमुलेंट ले लिया, थक ही नहीं रहा है, इसीलिए। हाँ, स्टेरॉइड, हाँ वो स्टिमुलेंट, स्टेरॉइड मतलब ड्रग्स ही होता है, दवा होता है, स्टिमुलेंट ही ले लिया। अब जो वो करता है, बास्केटबॉल खेलता है वगैरह ये सब है, तो उसमें जरूरत पड़ता है, तो इसीलिए इसीलिए डोप टेस्ट निकाला गया। क्या निकाला गया? डोप टेस्ट। और इस डोप टेस्ट में क्या किया जाता है, चेक किया जाता है कि आपके बॉडी में कोई स्टिमुलेंट है या नहीं। समझे? तो इसीलिए आईपीएल वगैरह कोई कोई जो खेलते हैं ना, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स पहले स्टिमुलेंट्स को ले करके खेलते थे, मारते थे, छक्का पार कर देते थे, बैट ही फाड़ देते थे, इतना जोर से मारते थे, क्योंकि एनर्जी लेवल बढ़ गया। फिर आ गया डोपिंग टेस्ट। अब आपके बॉडी, आपके ब्लड में स्टिमुलेंट पाए गए हैं या नहीं, आपको चेक होगा। तो ब्लड आपका लिया जाएगा, उसमें चेक करेगा, पकड़ा गए, बैन हो जाओगे 5 साल के लिए। समझे? स्टिमुलेंट उसको नहीं होता है। इसका स्टिमुलेंट का क्या है, कोकीन, निकोटीन, एम्फेटामाइंस, ये सब क्या है, एग्जांपल्स है। कोकीन सुने होंगे, निकोटीन जो हम लोग लेते रहते हैं, खैनी वैनी। अब बताते हैं, जो खैनी वैनी लेता है ना जो आदमी, स्टिमुलेंट क्या करता है ना, ग्लूकोज लेवल को हमारे बॉडी में बढ़ा देता है, तभी तो एनर्जी मिल रहा है। तो जो खैनी खाता है ना, खैनी जो खाता है शांत वांत है, खैनी खिला दो फिर एकदम मस्त, एकदम एक्टिव होगा। और क्या, तो बार बार वो खैनी का आदत बन जाएगा उसको। अब जब इसको लेगा तो ग्लूकोज बन गया उसके बॉडी में, तब एनर्जी जैसा फील होगा। तब उस एनर्जी को पाने के लिए वो क्या करेगा, बार बार खैनी खाएगा या सिगरेट पिएगा। तो डायरेक्ट ग्लूकोज ही पी लो भाई, बेटर रहेगा, एनर्जी ना ले रहे हो। समझे? हो गया। कोकिन ऑब्टेन फॉर्म कोका प्लांट से इसको लिया जाता है, ठीक है। कोका प्लांट, इसका नाम साइंटिफिक नेम है क्या है, एरिथ्रोजाइलम कोका। और ये इधर नहीं मिलता, इंडिया में नहीं मिलता, ये साउथ अमेरिका में मिलता है, नेटिव टू साउथ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद मेथड्स ऑफ इंटेक, स्नॉटिंग के थ्रू भी लिया जाता है। स्नॉटिंग मतलब सूंघ करके लिया जाता है। इफेक्ट्स क्या है इसका, कोकिन का यूफोरिया होगा, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, एनर्जी अलर्टनेस बढ़ जाएगा, टेम्पररी एक्साइटमेंट, कुछ देर के लिए अच्छा लगेगा, जैसे खैनी वैनी खाने के बाद सबको अच्छा लगता है।
हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है? एडिक्शन हो सकता है, हेलुसिनेशन हो सकते हैं, कुछ और दिख रहा है किसी को, इंक्रीज ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा और हार्ट रेट भी हो, समझे? तो बहुत ज्यादा जो खैनी वैनी खाता है ना, उसका ब्लड प्रेशर का शिकार वो हो जाता है। आगे देखो, टोबैको, निकोटिन और एम्फेटामाइंस अभी बताए थे क्या होते हैं, ये सब स्टिमुलेंट ही होते हैं। तो कोकिन कंटेंस क्या, निकोटिन कंटेन करता है, और निकोटिन भी एक तरह का क्या है, अल्कोलाइड है। अभी बताए थे 20 तरह के अल्कोलाइड होते हैं, तो निकोटिन भी इस तरह का। तो क्या होता है, वेज ऑफ एक्टिंग, स्मोक के थ्रू लिया था, सिगरेट के थ्रू भी निकोटिन ही ले रहा है। च्यूरा है जो बताए थे सम्राट चौधरी बिहार का, लिया डाल लिया हो गया। और स्नफ, सूंघ के भी, समझे, सूंघ के भी ये ऐसा हार्मफुल इफेक्ट क्या है, च्यूइंग टबैको खाने से क्या होता है, माउथ कैंसर हो सकता है, और स्मोक करने से, देखो हाँ यही दिखाना चाह रहे थे, जब ऐसे कोई लेता है लंग्स तो उसका लंग्स ऐसा हो जाता है। तो दिल्ली विल्ली में जो रह रहा है वो लंग्स ऐसा हो जाता है, बहुत साल से रह रहा है। और जिसका नॉर्मल है, पहाड़ों में रहता है, उसका ऐसा, तो नॉर्मल लंग्स ऐसा दिखेगा पिंक, और जो बहुत ज्यादा नशा वशा धूम्रपान करेगा उसका काला, ब्लैक। ठीक है, आगे देखो, इफेक्ट्स ऑफ निकोटिन क्या करता है, निकोटिन हमारे एड्रिनल जो ग्लैंड्स होते हैं ना, उसको ये इफेक्ट करता है। और एड्रिनल जो ग्लैंड्स है वो एड्रेनलिन जो एक तरह का हार्मोन रिलीज करता है, और नोरा एड्रेनलिन, ये जो दोनों हार्मोन्स रिलीज, निकोटिन खाएंगे, हमारे बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड्स है, किडनी के पास होता है, वो क्या करेगा, हार्मोन रिलीज करेगा, कौन सा, एड्रेनलिन और नोरा एड्रेनलिन, दोनों हार्मोन्स करेंगे। ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ये दोनों करेगा, इससे हार्ट बीट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और बॉडी में ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा। जब ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो हमें क्या लगेगा, एनर्जी। समझ में आ गया? एम्फेटामाइंस ये क्या करते हैं, ये सिंथेटिक है। एम्फेटामाइंस जैसे निकोटिन है ना, ये तो नेचर के थ्रू आ रहा है, बट ये सिंथेटिक, इसको बनाए जाते हैं। ठीक है, एम्फेटामाइंस। और यही जो निकोटिन है, ये जो एम्फेटामाइंस है, ये सब स्टिमुलेंट ही कहला रहे हैं। स्टिमुलेंट के 3 टाइप से, क्या क्या, टबैको, कोकेन और निकोटिन। ठीक है, तो ये और एम्फेटामाइंस यही निकोटिन का क्या है, ये एक तरह का सिंथेटिक वर्जन है जिसे बनाया जाता है। ये भी क्या करता है, अलर्टनेस को बढ़ा देता है, कंसंट्रेशन बढ़ा देगा, थकान नहीं होगा, कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ा देगा। ठीक है, उसके बाद जैसे अभी क्लास करके थके रहोगे कि मस्त रहोगे, और जब सवेरे उठोगे तो एनर्जेटिक रहते हो, शाम में थक जाते हो, तो बस वही है, इसको लेने के बाद आदमी सवेरे भी वैसे ही रहते हो आप लोग। स्पोर्ट्स एंड डोपिंग इंक्लूड, डोप टेस्ट में इसको एम्फेटामाइंस को इंक्लूड किया गया है कि उसमें है या नहीं। ठीक है, और इसको अलाउड नहीं है परफॉर्मेंस में, आप इसको यूज नहीं कर सकते। हार्मफुल इफेक्ट क्या है, एडिक्शन, एंजाइटी, नर्वसनेस, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, इसको सुपरमैन ड्रग्स भी बोलते हैं, या एंटी स्लीप ड्रग्स भी बोलते हैं। अगर ले लोगे रात को सोने टाइम तो एनर्जी बढ़ गया, सो कहां पाओगे, कुछ करने का मन करेगा, समझे? तो ये हो गए अपने वो क्या, कैसे कैसे ड्रग्स, साइकोट्रोपिक ड्रग्स। अब ये हो गए साइकेडेलिक्स, हेलुसिनेशन। ये क्या करते हैं, जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं ना, एक तरह के हेलोसिनोजेनिक ड्रग्स होते हैं, मतलब हेलोसिनोजेनिक मतलब हेलोसिनेशन करवाएंगे आपको। उसके बाद ये ब्रेन को वो करेंगे, अटैक करेंगे, हमारे ब्रेन को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे ब्रेन में कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर लगे हुए रहते हैं। अब देखो इसमें क्या है, सोर्स है ना, एक्टिव इंग्रेडिएंट, इसमें क्या क्या रहता है, कैनाबिस सटाइवा इसमें रहता है। ठीक है, डेल्टा 9 टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल इसमें एक पाया जाता है केमिकल। ठीक है, THC बोलते हैं, मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट। एग्जांपल्स ऑफ मारीजुआना जो पेड़ होता है ना, फ्लावर्स, उसमें क्या पाए जाते हैं, कैनाबिनॉल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ड्राई लीव्स ऑफ फ्लावर कैनबिस प्लस कंटेन THC। भांग यही है, हेलुसिनेशन मैंने बोला ना कि गोल गोल घूम रहा है, बट रियल में ऐसा कुछ है क्या, नहीं है। तो भांग भी क्या है, एक तरह के साइकेडेलिक ड्रग्स। और हाँ, भांग और गांजा, समझे क्या बोलते हैं उसको, जो गांजा पीता है वाह करके दम बनाता है, सुट्टा मारेगा और हंसेगा भयानक। ठीक है, गांजा पिएगा। और लास्ट है चरस, चरस क्या पढ़ा रहे, गांजा, भांग, चरस, ये सब हेलुसिनेट साइकेडेलिक है। सब आप कुछ है नहीं रियल में, बट ऐसा आपको प्रिटेंड करवाएंगे कि कुछ है। इसलिए नशे में आदमी चूर है हजारीबाग का, बहुत लेते रहता है, ये मारता है, इंजेक्शन मारेगा, ये लेगा, सूंघेगा, गांजा फूकेगा, भांग खाएगा। इसे तो पैसा नहीं, 10 रुपए का जाता है, मांग खरीदता खा लेता है। अच्छा लग रहा है। 2 रुपया में खाया वो।
डेट पता है? अच्छा, पता नहीं, हमको नहीं पता, हम नहीं खाए भाई। हमको खिलाया गया था एक बार, तब तो भाई हाथ जोड़ लिए कि भांग कभी मत आपको कोई शराब पिला दे और भांग खिला दे, दो ऑप्शन है। आपको बोल दे कोई शराब पी लो, भैया शराब पी लेना, भांग मत खाना। शराब पियोगे, थोड़ा बहुत लेटोगे, इधर उधर करोगे, सो जाओगे, नॉर्मल उड़ जाओगे सुबह। उसका वो होता है, प्लांट होता है ना, बोले तो क्या है साइकेडेलिक ड्रग्स में, इसका प्लांट होता है भांग का। ठीक है, कैनाबिनाइड्स इसको बोलते हैं ये सबको, जो क्या करते हैं हमारे बॉडी में साइकोडेलिक इफेक्ट, हेलुसिनोजेनिक, जो हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट शो करते हैं, जिसमें जो होता नहीं है वो हमें शो होने लगता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो इफेक्ट्स ऑफ कैनाबिनाइड्स, ये क्या क्या करता है, प्रोड्यूस हेलुसिनेशन, देखने में और सुनने में। कोई बोलेगा ना रूपा, ऐसे करके बोल दिया तो सुनाई देगा रूपा, ऐसे सुनाई देगा, सुनने में अलग और रूप, और देखने में भी घूम रही है रूपा। तो क्या बोल रहा है, सीइंग और हियरिंग थिंग्स आर नॉट रियल, वैसी चीज आपको लगेगा जो रियल नहीं है। रूपा घूम ही नहीं रही है, बट खाने के बाद घूमेगी, तीनों घूमोगे। समझे? एक दूसरे को देख के खूब हंसोगे। क्यों हंस रहा है पता ही नहीं चल रहा। अल्टर मूड, परसेप्शन, थिंकिंग, सब कुछ उल्टी उल्टी भी कर दोगे बहुत ज्यादा। क्योंकि बताते कैसा लगता है, जैसे आप लोग कभी झूला वाला झूले हो, तो किसी को अजीब लगता है झूलने के बाद, जो गोल वाला और भी है उसको, अब उसी में गोल वाले में अजीब लगता है। अब मान के चलो आप लोगों को कोई धक्का दे दिया हिमालय पहाड़ से, कितना ऊंचा है, और आप मस्त से हवा में उड़ते आ रहे हो, उड़ते आ रहे हो, तो आपको तो वही फील हो रहा है कि आप हवा में उड़ रहे हो जो झूला में फील हुआ। लेकिन झूला से जब फील हुआ तो आपको बॉडी को क्या लग रहा है, उल्टी जैसा फील हो रहा है। तो उसी तरह ये लोग को भी लग रहा है कि ये लोग हवा में है पीने खाने के बाद, और बॉडी कर देता है उल्टी, कर देता है पूरा उल्टी फैला देगा, आदमी कहीं पे भी कर देगा, वॉमिटिंग हो जाएगा। ठीक है, पूरा अल्टर क्या करता है, मूड चेंज कर देगा, परसेप्शन, थिंकिंग सब चल देगा। मेमोरी और कोऑर्डिनेशन, जैसे है ना, जैसे माइक है, जैसे माइक है, जैसे पापा को पानी हम दे रहे थे उस दिन, जब उनको दे दिया गया, एक बच्ची दी थी, छोटी सी बच्ची थी, तो आई लगा दूध लीजिए, दूध लीजिए, पापा पी लिया, अब उसी में था। अब जैसे पानी दे रहे हैं, तो मान चलिए पानी है, उठाना है इसको, तो ऐसे कर रहे हैं, इधर से उठा रहे हैं, फिर ऐसे कर रहे हैं, फिर ऐसे कर रहे हैं, ऐसे आ ही नहीं रहा क्योंकि कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पा रहा। ठीक है। जैसे मारने जाएंगे वर्षा को, दे देगा हिमांशी उसको, मानसरी को, समझे? तो वो कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पा रहा, समझे? फिर इसी में हेलुसिनोजन, ये क्या बोलते हैं, साइकेडेलिक में आ जाता है एलएसडी। तो फर्स्ट साइकेडेलिक ड्रग्स ये हो गया, हाँ एलएसडी होता है, ये लिसर्जिक एसिड डाइथमाइल, ये सिंथेटिक हेलुसिनेटिक ड्रग होता है, सिंथेटिक। ये सब तो नेचुरल मिल रहा है, पेड़ों से मिल रहा है, बट ये क्या हो जाता है, सिंथेटिक। और ये मोस्ट पावरफुल बोलते हैं एलएसडी को। इसको कैसे के लिए, इसको एर्गोट से ऑब्टेन किया जाता है। एर्गोट क्या है, एक फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंगस, फंगस का नाम क्या है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, एक तरह का फंगस होता है। उसी से एलएसडी को क्या किया जाता है, निकाला जाता है, उसके बाद इसको अपने लैब में इसको एलएसडी को तैयार किया जाएगा। ठीक है, लिसर्जिक एसिड डाइइथाइलमाइड। ठीक है, फिर एक हो जाता है धतूरा। धतूरा ये पॉइजनस फ्लावरिंग प्लांट है फ्रॉम सोलानेस फैमिली, कंटेन्स अल्कलाइड्स लाइक एट्रोपिन। 20 तरह के अल्कलाइड्स बताए थे, तो उसी में से एक है एट्रोपिन है। मेडिसिन में इसको यूज किया जाता है स्मॉल डोज में, स्मॉल डोज में, बहुत कम अमाउंट में इसको धतूरा को यूज किया जाता है। और लास्ट है एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना हाईली पॉइजनस मेडिसिनल प्लांट्स, बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। ठीक है, मेन नेचुरल सोर्स ऑफ एट्रोपिन, एट्रोपिन का मेन सोर्स यही है। आई और जो नर्व का मेडिसिन होता है ना, आई और नर्व का मेडिसिन, उसमें ये डला रहता है एट्रोपिन। तो उसका मेन सोर्स क्या है, एट्रोपा बेलाडोना, और साथ ही साथ धतूरा से जो सेम इफेक्ट करता है। ठीक है, कैनाबीस, देखो ये कैनाबीस प्लांट है, इसी से निकल जाएगा। ठीक है, देखो लीफ से भांग बन जाएगा, सूख गया तो मरिजुआना बन जाएगा, फीमेल उसका जो फ्लावर है वो गांजा बना देगा। ठीक है, सब एक ही में, रिश्ता वही, सोच नहीं। ठीक है, रिश्ता वही, एक ही प्लांट है, अलग अलग उसका पार्ट क्या कर दे रहा है, रेजिन, उसके जो रेजिन निकलेगा वो चरस बना देगा, समझे? एक ही पेड़ में, क्या नाम है पेड़ का, कैनाबीस। समझ में आ गया? चलिए अब ये लास्ट है एडोलिसेंस। एडोलिसेंस उसको बोलते हैं जो
12 से 18 साल की उम्र में होता है, उसको क्या बोल देते हैं, एडोलिसेंस। ये एडोलिसेंस वो पीरियड है जिसमें आप लोग हो अभी, इसमें बॉडी बहुत ज्यादा चेंज होगा, बॉडी बहुत ज्यादा चेंजेस होगा, थॉट्स चेंज होंगे, अच्छा आदमी बुरा लगेगा, बुरा आदमी अच्छा लगेगा, बहुत ज्यादा, हाँ होता है मतलब अच्छे हम लोग बुरे लग रहे हैं ठीक है, बहुत ज्यादा वल्नरेबल स्टेज होगा, कुछ बोल देंगे बुरा लगेगा, इमोशंस बहुत हाई होंगे, वो बोलेंगे बहुत ज्यादा हंसोगे थोड़े से बात पे, थोड़ा सा कुछ बोलेंगे गुस्सा लगेगा। तो एडोलिसेंस का वो एज होता है 12 से 18 साल, और ये हमारे अडल्टहुड, 18 के बाद अडल्ट हो जाते हैं और 12 के नीचे चाइल्ड हो जाते हैं, दोनों के बीच का ये ब्रिज एडोलिसेंस। और ये एडोलिसेंस में ही जितना मैंने अभी आपको दिखाया ना, क्या बोलते हैं जो नशा पानी है सब ड्रग्स वगैरह, ये एडोलिसेंस वो एक ऐसा स्टेज है जहां पे आप कर सकते हैं, आप मतलब जो एडोलिसेंस है वो कर सकते हैं। इससे सबसे ज्यादा नशा पानी यही लोग करते रहेगा, आपको बहुत कम बूढ़ा मिलेगा जो बाहर निकल करके रास्ते में गांजा फूक रहा है या गांजा बना रहा है, बहुत कम बूढ़ा मिलेगा जो ऐसे स्नॉटिंग कर रहा है, ड्रग्स ले रहा है। कौन मिलेगा ज्यादा, एडोलिसेंस ही होंगे, और एडोलिसेंस में अगर आदत हो गया फिर तो हमेशा रहेगा, समझे। तो वो बोला जाता है ना कि 11 9 10 11 12 जो एक ऐसा एज है, क्योंकि 12 18 साल में आदमी दे देता है, 9th 14 साल में आदमी जाता है, तो यही जो एज है 14 से 18 साल के बीच का, इस एज को पार कर लोगे, अच्छा चीज सीख लोगे तो अच्छा हो जाएगा, और बुरा सीखोगे तो बुरा हो जाएगा, समझे। नेक्स्ट, इसमें सेकंड क्या, एडिक्शन। एडिक्शन क्या होता है, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल, किसी भी ड्रग्स या अल्कोहल का जो अटैचमेंट है कि भैया मैं इससे, जैसे हम लोग को भी फोन का एडिक्शन हो चुका है, सबको हो चुका है, रील देखने का एडिक्शन फोन का हो गया, तो वही अटैक वो लोग को हो चुका है किसी भी दवा का, ड्रग्स का, अल्कोहल। तो दिल्ली दारू पीता है उसका एडिक्शन है, खींच के लेके जाएगा आदमी उसको, कबीर सिंह देखियो, हाँ उसमें पूरा ढूंढता है, फेंक देता है पूरा बहा देता है, फिर लास्ट में उसको इतना एडिक्शन हो जाता है कि ढूंढता है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ, तो जहाँ शेविंग वेविंग करता है वहीं पे ऐसे खोलता है और एक बॉटल मिल जाता है उसको, बस चलो पीना, ठीक है, एडिक्शन हो जाता है। पहले क्यूरियोसिटी होगा कि एक्चुअली होगा क्या, पहले अच्छा लगेगा अरे अरे क्या होगा ये भांग में, एक्चुअली होगा क्या, पहले क्यूरियोसिटी होगा, फिर उसको यूज करना चालू करोगे, जब रिपीटेड यूज करेंगे तो बॉडी हमारा क्या करेगा, टॉलरेंस हमारा बढ़ते जाएगा कि हम इसको अब ले सकते हैं, पहला बार होगा उल्टी होगा, दूसरा बार उल्टी होगा, तीसरे बार में ले सकते हैं, और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, एडिक्शन हो जाएगा, समझ में आ गया। उसके बाद डिपेंडेंस, हम किसे कहते हैं, बॉडी बिकम्स डिपेंडेंट ऑन ड्रग और अल्कोहल, एडिक्शन हुआ फिर हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट। अगर किसी को डिपेंडेंस किसी का बॉडी हो गया तो मतलब कि अब उसको हेलुसिनेशन हो रहा है, कहने का मतलब उसका बॉडी उसके बिना नहीं रह पा रहा है, ठीक है, उसका बॉडी उसके बिना नहीं रह पा रहा है। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, डैमेजेस नर्वस सिस्टम को वो कर देता है, हमारे लिवर को लिवर सिरोसिस कर देता है, लिवर सिरोसिस मतलब कंटिन्यूअस लिवर डैमेज, धीरे धीरे लिवर को डैमेज करते रहेगा, ठीक है। उसके बाद फीटस, जो प्रेगनेंसी के तौर पे जो फीटस होते हैं बच्चे, उसको भी दिक्कत होता है अगर लड़कियां वगैरह ले रही हैं, और हैवी ड्रिंकिंग इन अडल्टहुड बहुत ज्यादा ब्रेन रेन वो कर देगा, दिमाग कर देगा, ठीक है। देखो हेल्दी लिवर ऐसा रहता है, जो बहुत ज्यादा नशा पानी ये सब करता है उसके क्या हो जाएगा, सेरोटिक लिवर ऐसा हो जाएगा, खराब हो गया, समझे। जो बहुत ज्यादा ड्रग्स लेती है लड़की वड़की, देखो उसका फीटस बन रहा है, बच्चा बन रहा है, वो डेवलप ही नहीं हो पाएगा, तो बच्चा अपंग निकल जाएगा, समझे। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है, सब मेजर मेजर वुड पार्टिसिपेट, मतलब पेरेंट का सपोर्ट होना चाहिए, टीचर का काउंसिल, जैसे हम बता रहे हैं, करना कभी जिंदगी में नहीं है सर, हम बता रहे हैं ऐसा ऐसा होता है, लेकिन नहीं रहा कि ऐसा होता है, अच्छा लगता है कि बुरा लगता है ना, नहीं करना, जिसको करना है देख लो कैसे हो रहा है, अब उसका जिंदगी देख लो, नाले में पड़ा हुआ है, घर वाले मार रहे हैं, मेरे घर से एक आदमी रहता है बहुत दारू पीता है, उसका अपना भाई खुद उसको मार मार कर डेली ले जाता है, छोटा भाई, तो सोचो उसका आदमी क्या, बेटा उस अपने बाप को मार रहा है, चल अंदर, पी के लेटा हुआ है बाप, समझे, एक क्या रोका है रही है उसके बाद कोई आदमी ऐसा होता है कि हम देखे थे कि घर साइड का ही था आदमी, पी लिया, रात को दारू आदत है, और हाईवे में निकल गया साइकिल चलाने, रोड क्रॉस कर रहा था, आया गाड़ी उड़ा दिया, हेलुसिनेशन हो गया, दूर था गाड़ी लग रहा सामने, या सामने था गाड़ी लग रहा है दूर, उड़ा दिया, खत्म, समझे। उसके बाद मेडिकल कंसल्टेशन अगर हो गया है तो मेडिकल, जैसे होता है ना 10 दिन में शराब छुड़वाएं, मेडिकल कंसल्टेशन एक तरह का। और लास्ट क्या है, पीयर सपोर्ट नेटवर्क, जैसे पीयर मतलब क्या होता है, आप लोग एक दूसरे के पीयर हो, पीयर ग्रुप मतलब
हमारे जो साथ में रह रहे हैं, ये जो पीयर ग्रुप होता है ना, ये पीयर प्रेशर इज द दुनिया का सबसे भयानक प्रेशर है। जैसे आप लोग में से 10 लोग हो, 10 में से 10 के 10 दोस्त हो, और 9 लोग बोल रहे हैं कि चलो आज ट्राई करते हैं भांग, तो जो अकेला है ना, जो एक है, वो शामिल हो जाएगा, वो प्रेशर में आ जाएगा। अरे ये क्या होता है, अरे एक बार करने से क्या हो जाता है, ऐसे बोलेगा आदमी, एक बार करने से कुछ थोड़ी होता है, समझे। और उसके प्रेशर में आ गया और आदमी खत्म, समझे। और लास्ट में तो ये चैप्टर हो गया खत्म। यही है, भांग, दारू, दवा, बीमारी, वायरस, बैक्टीरिया, सब हम देख लिए, इसमें पढ़ लिए, समझे। तो यही चैप्टर ऐसा था। तो और ये सब जो क्वेश्चंस थे, थोड़ा इसको देखना, देखते हैं 5 मिनट में कितना क्वेश्चंस आप लोग बनाते हो। तो ये क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, जो पढ़ा है, नीट वगैरह में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं, ये बहुत ईजी है। और एक ऐसा सब्जेक्ट पकड़ो जो 11th-12th में जो पढ़ोगे, और कोशिश करो कि अगर किसी दूसरे, जैसे कॉम्पिटिटिव वगैरह में अगर एग्जाम में जाते हो आप लोग, तो उसका रिजल्ट कब आएगा क्या नहीं आएगा किसी को कुछ पता नहीं है। नेट वगैरह करोगे, टीचिंग वगैरह फील्ड में जाओगे, तो टीचिंग वगैरह फील्ड में 11th-12th की बुक से ही क्वेश्चन पूछता है, चाहे केमिस्ट्री टीचर पढ़ो, चाहे बायो बनो, चाहे किसी टीचर को बनो, और यही सब पूछता है। अभी जब पढ़ रहे हो, अभी इसमें टच में हो, इस अब इसी के टच पे रहोगे, जैसे एग्जाम निकला दे करके निकल गए, टच पे नहीं रहोगे, खत्म कहानी। फिर आप उस समय नया तैयारी करो, नहीं होता, बार बार तैयारी नहीं होता। इस एज में जितना पढ़ लेते हो ना, आगे नहीं पढ़ पाओगे, हाँ, नहीं पढ़ पाते। दिमाग का कैपेसिटी एक होता है, अभी जल्दी याद हो सकता है, उस एज में पढ़ने का मन नहीं करेगा, प्रेशर रहेगा। शायद लड़की लोग को तो ज्यादा प्रेशर है, हाँ, 24 साल में थोड़ी पढ़ोगे। लेकिन हाँ, 18 साल में, 19 साल, 20 साल में जैसे निकल गया, मान के चलो मास्टर मास्टर्स का एग्जाम, मास्टर मास्टर्स कर ली, पीजी वीजी कर ली, ये सब पढ़े हुए हैं, एग्जाम दो, फटाक से निकालो, नौकरी मिल गया, खत्म कहानी। नौकरी नहीं भी मिला तो अगर नेट निकाल लिए, तो सरकार आपको पीएचडी करने के लिए सालाना, सॉरी, पर मंथ 35,000 रुपये देगा, और 2 साल के बाद 45,000 रुपये देगा। और उसमें पूछेगा क्या, यही सब पूछेगा, इसलिए नेट निकालने का इतना भीड़ रहता है, नेट एग्जाम। तो उस चीज से जुड़े रहो जो अच्छा लग रहा है, जो पढ़ते चल रहे हो। जैसे चेंज करोगे फील्ड, जैसे किसी को पैरामेडिकल में जाना है, नर्सिंग में जाना है, ठीक है, अच्छा बात है, जाओ, बट कोशिश करो फिर गवर्नमेंट में जाओ। प्राइवेट में जाओगे तो पता चल जाएगा शोषण क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। 16 घंटा खड़ा रखेगा, खड़ा रहेगा, खड़ा एकदम सीधा, कुछ नहीं, हाँ, अरे बैठा है, बोला उसको, बोला उसको, हाँ, उसको इंजेक्शन इसका ये दो, वो दो, सत्यानाश। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं कि प्रोफेशन खराब, प्रोफेशन अच्छा है, बट वहां पे जहां पे इनको कद्र करके इनको पैसा दिया जा रहा है, होता ना। अब आपको 16 घंटा काम करके देगा 8,000 रुपये महीना, जिसमें 4,000 रूम दोगे, 3,000 खाओगे, 1,000 रुपया बचा, बीमार पड़ गए, खत्म हो जाए, क्या होता है 8,000। समझो, ठीक है। आगे ये सब देखो, ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इंड्यूसिंग एक्टिव इम्यूनिटी। इंड्यूसिंग मतलब होता है डालना, अंदर इंजेक्ट करना। नेचुरल इन्फेक्शन बाय ए पैथोजन, देखो, समझो, इंड्यूसिंग मतलब होता है डालना। इंटेंशनल इंजेक्शन देंगे तो डालना होगा, मतलब डाल रहे हैं हम उसके अंदर। इंजेक्शन ऑफ परफॉर्म एक्टिविटीज, फिर डाल रहे हैं, इंजेक्शन से हम लोग डाल रहे हैं। एक्सपोजर टू अनएचुएटेड पैथोजेंस, मतलब जैसे जो कोरोना थे और जो घातक नहीं थे, उनको भी हम बॉडी में क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तीनों को ही डाल रहे हैं। और ऊपर पूछा है क्या, विच इज नॉट अ मेथड ऑफ इंड्यूसिंग, तो नेचुरल इन्फेक्शन बाई पैथोजन, जो नेचुरल होगा वही तो इंड्यूसिंग नहीं होगा। नेचुरल अपने साथ अब गया, और इंड्यूसिंग में मतलब डालना होगा, समझे। थोड़ा इंग्लिश भी अच्छा करना पड़ेगा। विच प्रॉपर्टी ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इंश्योर्स अ स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर रिस्पॉन्स अपॉन सेकंड एक्सपोजर टू द सेम पैथोजन, कौन सा? विच प्रॉपर्टी ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जो स्ट्रॉन्गर और फास्टर रिस्पॉन्स देता है सेकेंड एक्सपोजर में, जब सेम पैथोजन आ जाए। इनेट में होगा नहीं, नॉन स्पेसिफिक खत्म, फाइगोसाइटिस नहीं,
इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, जब मेमोरी होगा, जब मेमोरी कोई बना लेगा मेमोरी सेल, तब जाकर के एक्वायर्ड इम्यूनिटी का प्रॉपर्टी होता है मेमोरी, समझो, तब जाकर के स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर देगा। जब मेमोरी बना रहेगा तब ना फास्टर देगा, कि सेम एंटीजन जब आएगा तो हमारा बॉडी क्या करेगा, वापस से उसको मार सकता है। समझना पड़ेगा ऐसे करके, डायरेक्ट नहीं दे देगा ये क्या होता है वो क्या होता है, ऐसे समझना पड़ेगा। अब बताओ, विच सेल्स आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग एंटीबॉडीज इनटू बॉडी फ्लूइड्स? एंटीबॉडीज कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट, दो पार्ट में, प्लाज्मा और, तो करो दो प्लाज्मा सेल, इतना ही है। देखो हम जो पढ़ाए हैं ना, दिमाग ये रखना, जो पढ़ाए हैं वो ऑप्शन में होगा, और जो ऑप्शन में नहीं है, मतलब जो पढ़ाई नहीं है और वो ऑप्शन में अगर है तो मतलब वो सही नहीं होगा, समझे? तो दिमाग में ये रखना है कि क्या चीज, क्या दोनों होगा? अरे बहुत ही सारा, तो हम ये क्या बोल रहे हैं, हम जैसे बहुत सारा ऑप्शंस में है, दिमाग में हमेशा ये रखना सर क्या बताए थे, सर इसके बारे में बताए हैं क्या, नहीं बताए हैं, मतलब ये सही नहीं होगा, बस इतना जान लो, कंफ्यूजन करने के लिए आपको वो देगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट रिगार्डिंग, हाँ, बी, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, इम्यूनाइजेशन बाय माइक्रो, अच्छा इसका ये वाला, विच ऑफ द ह्यूमंस में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन ह्यूमंस, हाँ कौन सा, वेरी गुड, ये तो पता है जी, जमा दे, GMA, टी, टी है क्या, नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी करेंगे, चलो स्टेटमेंट वाला बाद में करेंगे। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी इज कॉल्ड ह्यूमरल इम्यूनिटी, बीच सेल्स कैरी इट आउट, कौन सा सेल्स करता है ह्यूमरल इम्यूनिटी, हाँ, अरे नहीं, बी लिम्फोसाइट्स, दो पार्ट में, प्लाज्मा और मेमोरी, तो जब प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बनाता है उसी को ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं, वही ना बताया, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, ह्यूमरल इम्यूनिटी, विल सेल्स कैरी आउट, बी लिम्फोसाइट्स। An organ that is large and bean shaped contains lymphocytes and phagocytes, filters blood by trapping microorganisms and is a reservoir of erythrocytes in the body. Spleen, समझे? चलिए अब बाकी इसमें देखिएगा आगे, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी बाय विच नॉर्मल सेल इनहिबिट ईच अदर्स नहीं ये which of the chemical released by mast cell is responsible for symptoms of allergic reaction, serotonin, dopamine, आप लोग ऐसे ही बता दोगे, मस्ट सेल क्या रिलीज करता है जिससे एलर्जी हो जाता है, याद है, सी नंबर, इस टाइम बोले ना, पढ़ाए क्या, सेरोटोनिन को भी पढ़ाए हैं हम, डोपामाइन पढ़ाए हैं, तो जब नहीं पढ़ा है ऑप्शन में है मतलब वो नहीं होगा, पढ़ाए क्या, हिस्टामिन आया, हो गया, वही हम बोल रहे हैं, अगर हम नहीं पढ़ाए हैं ऑप्शन में है मतलब वो नहीं होगा, जो पढ़ाए हैं ऑप्शन में वो होगा, ऐसे दिमाग लगाना है, हर बार नहीं होगा बट ऐसा होगा, ठीक है। चलिए ये भेज दे रहे हैं हम इसको बैठिए घर में, बैठिए आराम से बनाइए, ठीक है, हाँ उसको लगा देना थोड़ा।